हाँ जी सर, हो गया हो गया, ठीक है। ओके ठीक है। फिर तो लास्ट क्लास में अपन लोग क्या डिस्कशन कर रहे थे बताइए। हाँ जी, लास्ट क्लास में क्या स्टोइकियोमेट्री शुरू करना है। स्टोइकियोमेट्री स्टार्ट गुड। चलो तो आज अपन स्टोइकियोमेट्री को कंटिन्यू करते हैं और आज कंप्लीट भी करते हैं, ठीक है। और अगले क्लास में अपन स्टार्ट करेंगे कंसंट्रेशन का। तो स्टोइकियोमेट्री में बेसिकली क्या है, स्टोइकियोमेट्री में कुछ भी नहीं। ओके सो स्टोइकियोमेट्री में क्या होगा, स्टोइकियोमेट्री में आपके पास रिएक्शंस गिवन होंगी, ठीक है। आपको रिएक्शन के हेल्प से अपने आंसर्स को निकालने हैं, बट ध्यान रखना उस रिएक्शन से अपने आंसर को निकालने के लिए आपको मोल कॉन्सेप्ट का यूज करना पड़ेगा। सो बेसिकली स्टोइकियोमेट्री क्या है, एप्लीकेशन ऑफ मोल कॉन्सेप्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। चलिए समझते हैं कैसे। उससे पहले हम लोगों को केमिकल रिएक्शन का एक बेसिक सा फंडा, एक बेसिक सा चीज हमें पता होना चाहिए। वो ये है कि अगर मान लो आपके पास कोई भी केमिकल रिएक्शन लिखा हुआ है, मैं वेरिएबल के टर्म्स में ही मान लेता हूं, स्मॉल a इज द कोएफिशिएंट ऑफ दिस reactant A, B is for B, okay, and C is the coefficient of product C, and small d is the coefficient of product capital D, okay. Visible है board? Is it visible? Yes sir. Yes sir. Okay, चलो तो ये हमारे पास एक Yes sir. कोई भी इन जनरल गिवन केमिकल रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन होगा वो इसी फॉर्मेट में रहने वाला है। हो सकता है यहाँ पे एक और प्रोडक्ट हो जाए, ई हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब देखो पहले ये समझना है कि ऐसे रिएक्शंस आप कहीं भी देखे हो या देखने वाले हो, इसको हम लोग स्टडी कैसे करेंगे, इसको अपन लोग रीड कैसे करेंगे। तो उसके लिए मैं आपको पहले एक दो ऑप्शन दे रहा हूं, आप बताना कि कौन सा वे सही होगा। इससे हम लोग ये कह सकते हैं, एंड ध्यान रखना ऑप्शंस कैन बी मल्टीपल करेक्ट, ओके। A gram of A reacts with B gram of B to form C, small c gram of the product capital C and small d gram of B, okay. ये हुआ आपका ऑप्शन 1, ये हुआ आपका ऑप्शन 2। A moles of A react with B moles of B, B moles of B to form C moles of C and D moles of D। ये आपके पास है ऑप्शन सेकंड। फिर आपके पास एक और ऑप्शन दे देते हैं, एक और ऑप्शन आपके पास है, मान लो A ml, ठीक है, एक वॉल्यूम का कोई भी टर्म है, A ml of A reacts with B ml of B to form C ml of C and D ml of D। तीन ही ऑप्शन है, मान लो, बताओ कि इसमें क्या सही है। या फिर चलो एक और ऑप्शन यहाँ पे कर लेते हैं, ऑप्शन डी, एक और ऑप्शन कर लेते हैं। A molecule of A molecules of A reacts with B molecules of B to form C molecules of C and D molecules of D। समझ गए हो आप लोग? बताओ इसमें क्या सही है, कोई एक सही है या फिर सारे सही हैं, कौन कौन से ऑप्शन सही हैं बताइए। ऑप्शन बी सही है। ऑप्शन बी सही है, अच्छा। और कोई ऑप्शन सही नहीं है? सर ऑप्शन ए भी सही है। ए भी सही है, और भाई ने कहा बी भी सही है, और भी कोई सही है? सब सही है, बाकी लोग बताइए। थोड़ा सा साइड, क्या है आपको ये जो केमिकल रिएक्शन दिया हुआ है ए बी सी डी करके, कोएफिशिएंट स्मॉल ए बी सी डी, आपको ये बताना है। ऑप्शन ए कह रहा है कि इस रिएक्शन को अपन लोग कैसे पढ़ेंगे, इस रिएक्शन को अपन लोग कैसे समझेंगे कि ए ग्राम ऑफ ए रिएक्ट्स विद बी ग्राम ऑफ बी, ऐसा, या फिर मोल्स, या फिर एमएल मतलब वॉल्यूम, या फिर मॉलिक्यूल्स का नंबर समझ, क्या समझे, क्या सही होगा? A, B and C are right, I think. A, B and C ऑप्शंस आर करेक्ट, ओके चलिए ठीक है, ओके। सर चारों ही सही है शायद। चारों ही सही है शायद, ठीक है चलिए देखते हैं, समझते हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले बात आ रही है कि आपका A ग्राम ऑफ A रिएक्ट्स विद B ग्राम ऑफ B, C एंड D, ये तो भाई ऐसे ही नहीं होगा, ठीक है।
ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि यहां अगर मान लो जो कोएफिशिएंट है, अगर इन दोनों जो हमारे पास रिएक्टेंट होंगे उनका जो कोएफिशिएंट होगा, अगर उनको सेम मासेस में लेते हैं, मान लो क्या बोल रहा हूं कि जो भी हमारे पास एक कंपाउंड मान लो ए है, उसका कोएफिशिएंट क्या है? स्मॉल ए मान लेते हैं, वैल्यू कितना है? 3 मान लेते हैं। अगर वैल्यू 3 है तो हम लोग इसका मान लो 3 ग्राम ही लेते हैं, और बी का जो भी कोएफिशिएंट है मान लेते हैं 1, तो उसका 1 ग्राम लेते हैं। तो आप देखोगे कि इसका 3 ग्राम उसके 1 ग्राम से रिएक्ट करता ही नहीं, ऐसा होगा ही नहीं। आप करके भी देख सकते हो। ये जो रिएक्शंस होते हैं इनको पढ़ने का सबसे सही तरीका ये होता है, अभी के बाद कभी भी आपको मतलब दिखाई पड़ता है कोई भी केमिकल रिएक्शन, तो आप उसको इस तरीके से ही पढ़ना, बी इज द करेक्ट आंसर, बात सही। ठीक है, कि आपका A moles of A reacts with B moles of B to form C moles of C and D moles of D। अब यहाँ पे कोई भी कंपाउंड हो सकता है और कोई भी कोएफिशिएंट हो सकता है, तो ये आपका एक पहला चीज था। सेकंड, ऑप्शन ए तो एकदम ही गलत है, क्योंकि मोल्स और ग्राम मतलब मोल्स और मास दोनों अलग अलग हैं, ठीक है, और मास का कंजर्वेशन अपने स्टैंडर्ड पे होता है और मोल्स का कंजर्वेशन कहीं नहीं होता है। ठीक है, ये हो गया आपके पास। अब आता है सी, A ml ऑफ रिएक्ट B C D, ऐसा कुछ। ठीक है, अब यहां समझो, अगर मान लो कि ये चीज भी सही हो जाएगी, आप एक बार ध्यान देकर देखो, अगर मान लो हमारे पास ये PV इक्वल टू NRT, ठीक है, अगर हमारे पास R तो कांस्टेंट ऐसे भी होता है, अगर किसी केस में P और T कांस्टेंट हो जाए फिर तो V प्रोपोर्शनल टू N हो जाता है। तो इस केस में जो हम लोग वॉल्यूम मानकर चल रहे हैं A ml, yes, अगर मान लो कि ये दोनों केसेस कांस्टेंट हो जाए T एंड P, तो ऑटोमेटिकली ये ml मोल्स के प्रोपोर्शनल ही चल रहा होगा। और अगर ऐसा हो रहा होगा तो बाय डिफॉल्ट जो C है वो कुछ नहीं A का ही कोरोलरी है, उसी का ही एक्सटेंशन है। ठीक है, तो ऑप्शन सी भी आप कह सकते हो सही होगा, बट साथ में एक कंडीशन क्या चाहिए इसमें कि ये आपका गैसियस स्टेट में होना चाहिए। पहला कंडीशन ये इसके साथ लगा, और दूसरा कंडीशन ये लगा कि आपका प्रेशर एंड टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। So why is option number C correct, sir? बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, आप सही बोल रहे हो। मैं ये कह रहा हूँ ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा कुछ कंडीशंस के साथ। ठीक है, कि वो गैस की बात आप कर रहे हो, सारे जो यहाँ पे कंपाउंड प्रेजेंट है वो गैसेस होने चाहिए, और सेकंड उनका प्रेशर टेम्परेचर आप कांस्टेंट मेंटेन कर पूरे रिएक्शन। ठीक है, डी की जो बात है, डी तो भाई सही है, क्योंकि आप सोच कर देखो, इसलिए क्योंकि जो भी रिएक्शंस आपके पास हो रहे होते हैं तो ऐसा तो नहीं है कि यहाँ हमारे पास क्या है, मान लेते हैं आयरन है Fe, ठीक है, तो ऐसा तो नहीं है कि हमारे पास 56 ग्राम, ठीक है, उतना Fe प्रेजेंट होगा, मतलब 1 मोल Fe प्रेजेंट होगा आयरन, उसके बाद ही रिएक्शन होगा। अगर 56 की जगह पर 28 हो गया, 14 हो गया, तो ऐसा तो नहीं है कि ये रिएक्शन ये कहेगा आपसे कि नहीं भाई कम से कम 1 मोल अपने को चाहिए, ऐसा कुछ तो नहीं होता है। क्योंकि जो रिएक्शन हो रहा होता है वो मोल के बेसिस पे नहीं होता है, मतलब इसके 1 मोल आएंगे, इसके 1 मोल आएंगे और करेंगे रिएक्ट, ऐसा नहीं होता है। जो रिएक्शन होता है वो बेसिकली मॉलिक्यूलर लेवल पे हो रहा होता है। ठीक है, तो हम लोग को बेसिकली मॉलिक्यूल्स चाहिए होते हैं। ठीक है, हम लोग को बेसिकली जो एक मॉलिक्यूल इसका करेगा रिएक्ट, फिर फॉर्म करता है उसका एक मॉलिक्यूल, अगर इसके 1 मोल होंगे तो इसके भी बहुत सारे टीम में, इसके भी, और सब मिलकर के इसके 1 मोल फॉर्म करेंगे। अब जब आप पढ़ते हो केमिकल काइनेटिक्स, वहां एक कॉन्सेप्ट भी आता है मॉलिक्युलरिटी का, तो वहां पे भी ये कॉन्सेप्ट इसी चीज को कह रहा होता है कि कितने मॉलिक्यूल्स कोलाइड किए। कोलिजन थ्योरी अपन लोग पढ़ रहे होते हैं ना बेसिकली अपने स्टैंडर्ड पे, तो कोलिजन थ्योरी में जो कंपाउंड फॉर्म करने के yes, लिए sir. आपके कितने मॉलिक्यूल्स करे हैं कोलाइड, कितने पार्टिसिपेट किए, वो होता है उसका मॉलिक्युलरिटी। जो क्लास 11 के हैं परेशान बिल्कुल भी ना हो, सब चीजें आपको आगे बताई जाए, तो उसके लिए आप परेशान ना हो। तो ये एक चीज होगा ही। ठीक है, अब आप एक चीज सोच कर देखो, एक मैं स्टेटमेंट बोल रहा हूं, आप बताना कौन सा सही है कौन सा गलत है। ठीक है, ऐसा मान लो मैं कह रहा हूं कि आपका, मान लो ऐसा कह रहा हूं कि हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ए रिएक्ट्स विद 1 molecule of B to form some molecule of C and some molecule of D। ये स्टेटमेंट है, हाफ मॉलिक्यूल ऑफ A reacts with 2 molecules of B and form C and D, कुछ भी कुछ। ठीक है, और एक स्टेटमेंट ये है, हाफ मोल ऑफ A reacts with 2 moles of B to form C and D, ऐसा कुछ। कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही रहेगा, या फिर दोनों ही सही रहेंगे? सर मोल्स वाला। मोल्स वाला तो सही लग रहा है, ये बताओ मॉलिक्यूल वाला सही है या फिर गलत? So it is right. Molecule one.
Okay, तो so you are saying it is also मॉलिक्यूल correct. भी सही है बिकॉज Okay, मोल्स लास्ट actually, में okay, मॉलिक्यूल्स आते ठीक हैं. है, ठीक है, ठीक है, ठीक है. Actually, मॉलिक्यूल वाला जो स्टेटमेंट है वो गलत है. ऐसा इसलिए क्योंकि मॉलिक्यूल का हाफ रिएक्शन कोई सेंस ही नहीं बनाता है. अगर आपके पास H2O है, एक मॉलिक्यूल, वो मान लो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, ठीक है, उसका हाफ मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करे, कोई सेंस ही नहीं बनता है. सोचकर देखो, हाफ मॉलिक्यूल ऑफ H2O, क्या इसका मतलब बनता है? आप मेरे को बताओ. जो H2O का सबसे लीस्ट, सबसे बेसिक एग्जिस्टेंस है उसका, वो वन मॉलिक्यूल H2O. हाफ मॉलिक्यूल H2O क्या होता है? हाँ, बट जब आप कह रहे हो हाफ मोल्स ऑफ H2O, अरे भाई, हाफ मोल में तो एवोगैड्रोस नंबर अपॉन हाफ मॉलिक्यूल्स होंगे, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं. अगर मैं कहता हूं हाफ मोल ऑफ H2O, समझना, ठीक है, इसमें कोई टेंशन नहीं है. इसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, इसमें अप्रॉक्स 3 × 10⁻23 एवोगैड्रो नंबर के हाफ, इतने सारे मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं. तो हो जाएगा रिएक्शन. रिएक्शन तो एक एक मॉलिक्यूल का हो रहा होता है ना, लगभग ऐसा मान रहे हैं. बट जब यहाँ पे हाफ मॉलिक्यूल बोल देंगे तो भाई हाफ मॉलिक्यूल H2O का क्या सेंस बनता है? एग्जिस्टेंस ही नहीं है. तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा. इसीलिए क्या कहा जाता है, आप ध्यान देते होंगे, कभी-कभी केमिकल रिएक्शंस को अपन लोग बैलेंस करने में ऐसा कर देते हैं कि किसी का कोएफिशिएंट को हाफ बना दिए. सही बोल रहा हूं ना? करते हैं ना अपन ऐसा. कभी-कभी रिएक्शंस को बैलेंस करने में अपन हाफ, 3/2 ऐसा कुछ. तो अब एक्चुअली में सोचकर देखो, वो सही तरीका नहीं है करने का. इसलिए क्योंकि अगर ये आप हाफ कर दिए ना, तब आप इसको सिर्फ मोल्स में ही पढ़ सकते हो, तभी इसका सेंस बनता है. अगर आप इसको मॉलिक्यूल्स के टर्म्स में पढ़ दोगे ना, तो गलत हो जाएगा. अब जैसे बोलोगे हाफ मॉलिक्यूल्स ऑफ बी, बस वहीं पे फॉल्ट आ गया. ठीक है, इसलिए जनरली अपन लोग ऐसा लिखने से अवॉइड करते हैं, उसको मल्टीप्लाई करके पूरा कर देते हैं, है ना, सबको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ताकि हम लोग मोल्स वाले में भी सही रहे, मॉलिक्यूल्स वाले में भी सही रहे. चले So आगे can बढ़ते we get half molecules of any other molecule like sodium chloride and calcium chloride? Okay, so you are basically saying, can we get half molecules of sodium chloride, NaCl, right? ऐसा? Yes, sir. Okay. First of all, dear, let me correct you that NaCl is not a molecule. Okay. NaCl is not a molecule. Okay. It is a smallest part of the lattice. ठीक है? बात समझा? H2O का जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, अपन उसको मॉलिक्यूल आराम से कह देंगे, ठीक है. बट NaCl का जो एक पूरा लैटिस होता है, उसका जो स्मॉलेस्ट पार्ट है ना, अपन बोल रहे हैं एक NaCl. क्या है? NaCl एक मॉलिक्यूल नहीं है. NaCl एक फॉर्मूला यूनिट है. NaCl इज अ फॉर्मूला यूनिट, ठीक है. और इसको आपका जो सवाल है, मैं उस पर ही आ रहा हूँ. ये तो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन रहा. हाफ NaCl का भी सेंस नहीं बनता है, नहीं बनता है मॉलिक्यूल. आप किसी में भी सोचकर देखो, आप जो सोच रहे होगे ना, सर वो छोटा सा होगा, उसको ब्रेक कर देंगे ना. अरे छोटा सा में ही बहुत सारे मॉलिक्यूल्स है यार, उस छोटे सा में ही बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं. आप ब्रेक करते जब एक मॉलिक्यूल तक पहुंचो, मॉलिक्यूल तो पहुंचने से रहे, NaCl में तो आप पहुंचने से रहे, वो लैटिस होगा बिल्कुल, समझ रहे हो ना. तो वहां तो आप जाने से रहे, और आप करोगे भी तो भी काम नहीं बनेगा. ऐसा इसलिए बोल रहे हैं कि अगर आपको थोड़ा सा भी सॉलिड स्टेट अगर अभी ध्यान होगा, क्लास 11 में अगर यहाँ बैठे, सॉरी क्लास 13 में अगर बैठे हुए हो, तो आपको ये ध्यान होगा कि NaCl का जो बेसिक फॉर्मूला यूनिट आता भी है, एक लैटिस पे, एक डब्बे में, वो 4 NaCl आता है. ठीक है, मतलब सिंगल NaCl ऐसे भी नहीं एग्जिस्ट करता है, तो हाफ तो दूर की बात है. ठीक है, चलिए आगे बढ़े. ओके, ठीक है. अब चलिए, अब अपन लोग डील कर रहे होते हैं, थोड़ा समझ लेते हैं. हमारा जो लास्ट क्लास में स्टार्ट करे थे, लिमिटिंग रिएजेंट, ओके, लिमिटिंग रिएजेंट और हमारा एक्सेस रिएजेंट, इसमें क्या डिफरेंस है? लिमिटिंग एंड एक्सेस रिएजेंट में क्या डिफरेंस है और कैसे कब बनता है? ठीक है, सब लोग को समझ आ रहा है ना? आगे बढ़े. यस सर. ओके, चलो. Yes, sir. अब देखो, सबसे एक चीज बेसिक समझते हैं, पहले इसके बारे में थोड़ा सा एनालॉजी डेवलप कर लेते हैं. मान लो कि आप हो, ठीक है, और आपका कोई एक फ्रेंड, आपकी कोई एक फ्रेंड है, ठीक है. आप लोग मान लो कि कहीं, मतलब ऐसा प्लान करते हो कि भाई एग्जाम दे लेते हैं नीट का इस बार का, 12 सितंबर को है, देने के बाद कहीं चलते हैं, या फिर अगर जेई वाले हो तो अकॉर्डिंगली प्लान कर लिया.
कि मस्त एग्जाम देकर कहीं घूमने चलते हैं, संडे पड़ेगा या जो भी दिन रहेगा। ठीक है, आप लोग घूमने गए, आप लोगों ने प्लान बनाया, आई बिलीव कि आप लोग कोलकाता के ही हो सारे, तो आप लोग घूमने का प्लान बना रहे हो, भाई चलेंगे पहले साइंस सिटी चलेंगे, फिर वहां पे जो पीवीआर है वहां चलेंगे, फिर सॉल्ट लेक चल लेंगे थोड़ा सा, फिर उसके बाद वाटर पार्क चलेंगे, फिर वहां से घूम करके वापस आ जाएंगे। ऐसा इतना प्लान आप लोगों ने किया। आप लोग मस्त टाइम से सुबह निकल भी गए साथ दोनों लोग, ठीक है। आप लोगों का पहले प्लान था साइंस सिटी का, गए साइंस सिटी तो क्यों ही जाओगे, बोलोगे यार एग्जाम देकर आए, नहीं उल्टा कर लेते है ना। पहले प्लान था वाटर पार्क जाने, ठीक है, तो वहां गए, वहां से मस्त थोड़ा देर में वापस आए, मान लो आओगे तो नहीं बट मान लेते आ गए, ठीक है। उसके बाद प्लान था मान लो मूवी देखने का, गए मूवी देखने, फिर बात आया कि भाई चलते हैं साइंस सिटी। तब तक में जो तुम हो, ठीक है, तुमको तो इतना है अंदर में कि हाँ भाई जा सकते हैं साइंस सिटी, इतना एनर्जी है मेरे में। तुम्हारा फ्रेंड जो है वो मान लो बोल दिया या बोल दी कि भाई नहीं होगा, अब नहीं, अब थक गया थक गई मैं, मेरे से नहीं होगा। अच्छा, मतलब आप लोग का जो पूरा रिएक्शन प्लान किया गया इसके अकॉर्डिंग कि हम लोग को इतने से इतना करना है, रेट हम लोग ऐसे ऐसे कंपाउंड प्रोडक्ट जो है फॉर्म कर रहे हैं, उसमें आप तो नहीं थके, आप अभी भी बचे हुए हो, बट सामने वाला एक है वो एग्जॉस्ट कर गया, वो बोला भाई अब मेरे पास नहीं है, मैं नहीं चल सकता। तो वो जो थक गया इंसान, ठीक है, वो इंसान होगा आपका, आपके प्लान का लिमिटिंग रिएजेंट, क्योंकि वो आपके प्लान को कर रहा है लिमिट, आप क्या होगे, एक्सेस। सिंपल सा लॉजिक, ठीक है। इसी को हम लोग ले लेते हुए अब रिएक्शंस में समझते हैं। देखिए, अब मान लो कोई भी हमारे पास यहाँ पे रिएक्शन ऐसा लिखा हुआ है, मान लेते हैं ऐसा कुछ है 2a प्लस b फॉर्म्स c प्लस 3d, ऐसा कुछ, ठीक है, ओके। अब इसके मान लो आपके पास दिए हुए हैं कितना, 1 मोल। देखो एक चीज पहले समझो, ये जो आपके पास रिएक्शन यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये रिएक्शन आपसे क्या कह रहा है, ये रिएक्शन आपसे चीख कर क्या कह रहा है, ये बस ये कहना चाह रहा है 2 moles of A reacts with 1 mole of B to form 1 mole of C and 3 moles of D। ये रिएक्शन बस आपसे इतना ही कह रहा है। ये रिएक्शन कह रहा है कि मेरा जो नेचर होगा वो होगा 2 1 1 3, ये नेचर है। अब तुम किस अमाउंट में ऐड कर रहे हो वो तुम्हारा प्रॉब्लम। ये हुआ आपका प्लान, ये हुआ आपका प्लान जो आपने घूमने का बनाया था, उसमें प्रैक्टिकल वो कितना होगा वो तो नीचे वाले वैल्यूज पे करेगा डिपेंड, ठीक है। देखो मतलब मान लेते हैं इसका, मान लेते हैं एक केस 1, ठीक है, केस 1 मान लेते हैं, आपको इसका दिया गया है 2 मोल्स और इसका दिया गया है 1 मोल। आपको बताना है, बताओ ये दोनों कितना कितना फॉर्म होगा, रिएक्शन के बाद कितना फॉर्म होगा, ये दोनों कितने बचे रहे, बताओ। क्या हुआ सर? ऐसे तो बता नहीं सकते। क्यों नहीं बता सकते ऐसे? ये आपके पास रिएक्शन लिखा हुआ है ना, ये रिएक्शन क्या कह रहा है, इसके 2 मोल इसके 1 मोल से करेंगे रिएक्ट और इसका 1 और इसका 3 फॉर्म करेंगे। आपने कितना दे रखा है, इसके 2 मोल ही दे रखे हैं, इसके 1 मोल ही दे रखे हैं, तो एकदम रिएक्शन बोलेगा भैया जितना मेरे को चाहिए था ना तुम एकदम उतना ही दिए हो। तो क्या होगा, ये दोनों तुरंत आपके 0 0 पहुंच जाएंगे, ये पूरे कंज्यूम हो जाएंगे। इसको ऐसे समझ लो, 2 - 2 हो जाएगा इसके साथ, इसका 1 + 1 हो जाएगा, दोनों क्या हो गए 0 0। और ये फॉर्म कितना होगा 1 मोल और ये कितना फॉर्म होगा 3 मोल, 1 मोल एंड 3 मोल्स ये फॉर्म होंगे। ये कैसे हो रहा है डिसाइड, ऊपर वाला कोएफिशिएंट, ये कोएफिशिएंट को अंडर एस्टिमेट मत करो आप लोग, इसी को देखो, ये सब डिसाइड करने होता है कि इसके 2 मोल इसके 1 से करेंगे, इसका 1 फॉर्म करेगा, इसका 3 फॉर्म करेगा, तो वही चीज यहाँ पे आपका हो गया। अब सेकंड केस आता है, मान लो सेकंड केस अपन ले लेते हैं, ये आपके पास मान लो प्रेजेंट है कितना, मान लेते हैं 4 मोल्स और ये आपके पास प्रेजेंट है मान लो 3 मोल्स। अब बताओ कि ये C और D कितना फॉर्म होगा, A और B का के साथ क्या होने वाला है, बचा रहेगा या नहीं बचेगा, क्या होगा। यहाँ तो A और B कोई नहीं बचा था, यहाँ क्या होगा, सर 1 मोल बच जाएगा। अच्छा किसके 1 मोल बच जाएंगे, सर A का। A का, अच्छा ठीक है। अब देखो यहाँ पे पहले एक चीज कर लेते हैं डिसाइड कि क्या हम लोग यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट को पहचान पा रहे हैं। देखो क्योंकि यहाँ जो हम लोगों ने ऐसा माइनस किया है ना, ये -2 -1, ये लिमिटिंग रिएजेंट जो है वो डिसाइड करेगा। तो इसको कैसे कर रहे हैं देखना, आप सोच कर देखो यहाँ क्या वैल्यूज दी है, वो थोड़ी बात की बात है। पहले ये समझते हैं रिएक्शन क्या कह रहा है। रिएक्शन ये कह रहा है A के 2 मोल्स B के 1 मोल के साथ करते हैं रिएक्ट। और क्या समझ सकते हैं आसान भाषा में, ऐसा कि
बी का 1 मोल जो है वो ए के 2 मोल्स के साथ करता है, ठीक। तो बताओ अगर बी के 3 मोल्स होंगे तो ए के कितने मोल चाहिए पूरे रिएक्शन होने के लिए? सर 6। 6। क्या यहाँ पे 6 प्रेजेंट है? नो सर। तो फिर लिमिटिंग रिएजेंट कौन है? सर ए है। ए है आपका लिमिटिंग रिएजेंट, और ये तो भाई So, साहब can एक्सेस you में है। please explain this part, sir? यस आई विल रिपीट। देखो मैं क्या कह रहा हूं, आपके पास यहाँ रिएक्शन लिखा हुआ है, इसका कोएफिशिएंट 2, इसका 1, इसका मतलब ये हुआ कि 1 मोल ऑफ बी रिएक्ट्स विद 2 मोल्स ऑफ ए। सिंपल सा बात। आपको ये डेटा दिया हुआ है रियल में कि आपके पास प्रेजेंट इतना है, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं है कि जो कोएफिशिएंट हो उसी अमाउंट में आपको प्रेजेंट हो, ये तो रिएक्शन की प्रॉपर्टी है। ये तो आप लोगों का प्लान है कि हाँ यार घूमने जाना है, घूमने जाने का प्लान करते समय कुछ भी रियलिस्टिक फैक्टर लेते हैं क्या? अपन नहीं लेते हैं, बस यहाँ से यहाँ चले जाएंगे, यहाँ से वहां चले जाएंगे, 40 मिनट्स लग अपने को कंज्यूम होगा टाइम, और जाएंगे फंस गया ट्रैफिक हो गया, और ट्रैफिक में रह गए 2 घंटे। अब ट्रैफिक जो है वो रियलिस्टिक सिचुएशन है, उसके अकॉर्डिंग चलेगा रिएक्शन। ये तो आपका आइडियल सिचुएशन है। कहना क्या चाह रहा हूं, इसके 2 मोल्स इसके 1 मोल से करते हैं रिएक्ट। अभी थोड़ा आसान भाषा में उल्टा कर लें, बी का 1 मोल ए के 2 मोल्स के साथ करेगा रिएक्ट। तो अगर बी के 3 मोल्स होंगे तो ए के 6 मोल्स के साथ करेगा ना कंप्लीटली रिएक्ट को। क्या यहाँ 6 मोल्स है? नहीं है, 6 से कम है ना, तो मतलब ये लिमिटिंग रिएजेंट है और ये एक्सेस में है। So why will it combine with 6 moles of A, sir? Why 6 moles of A? Yes, sir. Okay, what we are saying we मतलब in order to complete this reaction we will require 6 moles of A, but what we have 4 moles of A only, so A is short by 2 moles and that is why it is becoming limiting reagent. Okay, हम लोग इसको एक उल्टे तरह से भी देखने का कोशिश करते हैं, A से B के रेस्पेक्ट में समझना है एक बार कैसे उससे आंसर आएगा। क्या देखो, अपन ये कहते हैं 2 moles of A react with 1 mole of B, 2 mole of A react with 1 mole of B, so 4 moles of A will react with how many moles of B? 2 moles. 2 moles. 2 moles, but what we have 3 moles, it means it is in excess. In this way also you can see it is in excess because what we want, we just wanted 2 moles of B, okay, but we have 3 moles of B, मतलब B जो है एक्सेस में है। कितना चाहिए? 2 चाहिए, अरे 3 है मेरे पास, और मेरे से पूरा रिएक्शन करने के लिए तुमको 6 चाहिए था, तुम्हारे पास 6 नहीं है, तुम लिमिटिंग रिएजेंट हो और मैं एक्सेस में। यहां तक बात क्लियर हो रही है? Yes, sir. हाँ सर। चलिए एक और केस ले। सर ओके, एक और केस ले। क्लास 11 समझ में आ रहा है? हाँ सर। हाँ सर। अच्छे से आप लोग समझिएगा, ठीक है? ओके, थर्ड केस लिख लेते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास हो गया मान लो यहाँ पे आपका 1 मोल, ठीक है, और ये आपके पास हो गया यहाँ कर लेते हैं अपन 4 मोल और यहाँ कर लेते हैं 1 मोल। ये बताओ क्या होगा? सेम वे में सोच कर देखो एक बार, कौन सा लिमिटिंग कौन सा एक्सेस? सर इस बार बी लिमिटिंग रिएजेंट। ओके A, ओके, चलिए इसको देखते हैं। रिएक्शन हमारा क्या कह रहा है कि ए के 2 मोल्स बी के 1 मोल के साथ करते हैं रिएक्ट, तो मतलब ए का 4 मोल बी के 2 मोल्स के साथ करेगा रिएक्ट। आपके पास है कितना? 1, 2 से कम है ना, तो अब की बार ये है लिमिटिंग रिएजेंट और ये अब की बार एक्सेस में प्रेजेंट है। अच्छा एक बार उल्टा करके देखते हैं। हाँ देख लेते, कोई दिक्कत नहीं होगा। बी का 1 मोल ए के 2 मोल्स के साथ करता है रिएक्ट, बी का 1 मोल ए के 2 मोल्स के साथ करता है रिएक्ट, तो बी का 1 मोल इसके 2 मोल के साथ करेगा। यहाँ है कितने? 4 मोल, आपको 2 चाहिए था, ये है 4, मतलब ये कह रहा है कि भाई मैं एक्सेस में हूं अब की बार, तो अब की बार ये आपका एक्सेस हो गया और ये आपका लिमिटिंग रिएजेंट है। तो एक्सेस और लिमिटिंग पहचान लोगे ना? इतना तक हो गया, आगे बढ़े, ये बताओ। yes, sir. Yes, sir. सर हाँ सर रिएजेंट का मतलब क्या होता है? हाँ क्या बोलते हो? सर रिएजेंट का मतलब क्या होता है? रिएजेंट का मतलब क्या होता है? देखो कभी भी आप कोई भी रिएक्शन देखे हो, ऐसा रिएक्शन अपन देखते हैं ना, आप कौन से क्लास के हो? एक बार मेरे को क्लास बता दो बस।
से 11। 11, ठीक है। देखो अपन लोग ऐसा करते हैं ना, आप तो बहुत बार ऐसा रिएक्शंस देखोगे कि आपके पास कोई भी एक यहाँ पे एक रिएक्टेंट है A, ठीक है, उसमें आप क्या ऐड कर रहे हो, उसमें आप कुछ भी यहाँ पे मान लो ऐड कर रहे हो, कुछ भी आप मान लो CO HCl कुछ भी ऐड कर रहे हो और कुछ कंपाउंड बन रहा है, तो ये जो A है ना, ये आपका कहलाता है सबस्ट्रेट। ये आपका कहलाता है सबस्ट्रेट। ये जनरली आपका टर्म्स आप ऑर्गेनिक में यूज कर रहे हो। जनरली अपन इस वाले पार्ट में तो रिएक्टेंट बोल करके आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है, और यहाँ जो आ रहा है ना, ये ऊपर में, इसको अपन कह रहे होते हैं रिएजेंट। रिएजेंट। अगर जो लोग भी क्लास 13 वाले हैं वो लोग तो सिंपल सा कोई एक तो रिएक्शन समझ सकते हैं। मान लो मेरे पास ये बेंजीन है और यहाँ अपन यूज कर रहे हैं Br2 AlBr3, या फिर मान लो यहाँ पे Cl2 ही कर लो, जो आपको सुने होंगे आपको, Cl2 AlCl3 एनहाइड्रस, क्या होगा? Cl क्लोरोबेंजीन। इसमें ये जो है ना वो सबस्ट्रेट है या फिर आप कह सकते हो रिएक्टेंट। रिएक्टेंट तो आपके दोनों ही पार्ट आएंगे, बट ये आपका यहाँ पे कहलाता है रिएजेंट। रिएजेंट कि मतलब कोई आपके पास एक सबस्ट्रेट है, आपको उसको कन्वर्ट करना है प्रोडक्ट में, तो क्या चीज आपको चाहिए, जो चीज आपको चाहिए ना वो आपका है रिएजेंट। मतलब सिंपल सा ऐसे समझ लो कि आप अभी क्लास 11th में हो, आप एस्पायर कर रहे हो कि आपको क्या बनना है, इंजीनियर या फिर डॉक्टर, आप ये सोच कर रखें, ठीक। तो आप हो गए सबस्ट्रेट और जो आपको बनना है वो हो गया आपका प्रोडक्ट। इसमें आपके रिएजेंट क्या हुए, अब आप सोचो, जो चीजें आने के बाद आप यहां से वहां जा सकते हो वो सारे रिएजेंट्स हैं। इन शॉर्ट अपन ये भी कह सकते हैं, आप कोचिंग में पढ़ रहे हो, आपने कोचिंग लिया है साथ में प्रिपरेशन के लिए, तो वो आपके लिए एक रिएजेंट का काम करेगा, ठीक है, आपको कन्वर्ट कर देगा इससे उस जगह। It's like a bridge which helps us to go from the reactant to the product. क्या बोल रहे हो, रिपीट, पार्डन, फिर से बोलो एक बार। So it is something which helps in the reaction. It is something which helps in the reaction. It is not just that which helps in the reaction. It is the one which carry out the reaction. कैटलिस्ट की बात नहीं कर रहे हैं मैडम, आप जो कह रहे हो ना, इट माइट बी द कैटलिस्ट, कि वो रिएक्शन को आसान बनाता है, थोड़ा हेल्प करता है आपको। ये रिएजेंट ऐसी चीज है कि ये नहीं होगा ना तो आप कन्वर्ट ही नहीं होगे। रिएजेंट आपकी जो कैटलिस्ट है वो इजीनेस करता है, थोड़ा आसान कर देता है, बट ये नहीं होगी तो आपसे होगा ही नहीं। रिएजेंट इज कंपल्सरी, वो चीज आपको दिखाई पड़ेगा प्रोडक्ट, ठीक है। तो रिएजेंट टर्म पे उतना नहीं जाना, ऑर्गेनिक में आपको ऐसे बताया भी जाएगा ये सारी चीज, ठीक है। ओके, अब ये सवाल आता है कि हम लोग ये तो देखना सीख गए कि हमारा कैसे पहचानेंगे अपन लोग कि हमारा लिमिटिंग रिएजेंट है और एक्सेस में कौन है, ठीक है। अब यहाँ बात आता है, कोई शॉर्टकट नहीं है क्या, कोई छोटा मोटा ट्रिक नहीं है जिससे अपन जल्दी बता ले और टाइम लगता है अपने को, है ट्रिक। अब देखो कैसे निकाल सकते हो। मान लो ये सारे केसेस मेरे को दिए गए, ठीक है, मान लेते हैं ये सारे केसेस मेरे को फिर से दिए गए हैं और मेरे को बताना है कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट इसमें से होगा, और कोएफिशिएंट ऐसा यही है, ठीक है। देखते हैं क्या करेंगे अपन। जो आपको नंबर ऑफ मोल्स दिया हुआ है ना, वो अपॉन इसका कोएफिशिएंट करके देखें। मतलब देखो, मान लो A का कितना मोल्स है 4 और B के कितने हैं 3। अपन क्या करेंगे, A के लिए कर रहे हैं, ध्यान दें, 4 अपॉन A का कोएफिशिएंट, A के गिवन नंबर ऑफ मोल्स अपॉन A का कोएफिशिएंट, मतलब 4 अपॉन 2। B के गिवन नंबर ऑफ मोल्स अपॉन B का कोएफिशिएंट, मतलब 1, ठीक है। ये हो गया 4/2, ये हो गया 3/1। इन दोनों में ग्रेटर वैल्यू कौन है? Sir, 3. B. 3। ये हो गया एक्सेस, ये हो गया एक्सेस, और ये हो गया लिमिटिंग रिएजेंट। Limiting. ये हो गया सेकंड के लिए मैंने बताया, सेकंड, ठीक है। अब थर्ड के लिए देखते हैं, इसमें बताओ कैसे होगा। सेम वे से निकालते हैं। ये कितना 4, ओके, सो 4 अपॉन इसका कोएफिशिएंट मींस 2। बी के लिए देखते हैं क्या, 1 अपॉन इसका कोएफिशिएंट मतलब 1। ये कितना है अब की बार, ये 2 और ये 1, अब की बार ये ज्यादा है, तो इसका मतलब ये क्या है अब की बार एक्सेस, और ये क्या है लिमिटिंग रिएजेंट। क्लियर हो रहा है बात, ये बताइए, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. अब एक बार करके देखते हैं ये फर्स्ट वाले में क्या होगा। बताओ फर्स्ट वाले में क्या होगा, कितना दिया हुआ है 2 अपॉन A का देख रहे हैं 2 अपॉन 2, B की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन 1, क्या हुआ, क्या हुआ, इक्वल आ गया है ना। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अगर इक्वल आ गया तो मतलब कोई भी लिमिटिंग नहीं है, कोई भी एक्सेस नहीं है, दोनों इकट्ठे खत्म हो जाए, दोनों चल रहा है इकट्ठे खत्म हो गया ऐसा।
ठीक है, और वो कब होगा, जब जिस ऑर्डर में कोएफिशिएंट होगा अगर उसी ऑर्डर में आप यहाँ मोल्स की सप्लाई कर दो तब ये केस देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर इस ऑर्डर में नहीं देकर के, इस ऑर्डर में मतलब इसके कोएफिशिएंट्स के ऑर्डर में मोल्स को नहीं दे करके और कुछ और ऑर्डर में आप देते हो ना, उनके मल्टीपल में भी नहीं दे रहे हो, किसी और ऑर्डर में दे रहे हो, तब आपको कोई ना कोई एक लिमिटिंग रिएजेंट देखने को मिलेगा ही मिलेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसके बाद। ठीक है, चलिए, और एक चीज ध्यान देना, इसके नीचे ही एक लाइन लिखो, इतने डिस्कशन के नीचे एक लाइन लिखो, लिमिटिंग रिएजेंट decides the amount of product to be formed. Limiting reagent decide the amount of product to be formed. ये बात लॉजिकल भी है ना, ए और बी कर रहा है रिएक्ट और कंपाउंड फॉर्म कर रहा है सी और डी। ठीक है, जो मान लो बी है वो आपका लिमिटिंग रिएजेंट है, ए एक्सेस में। ठीक है, तो कितना प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो तो बी के कंट्रोल में है ना, क्या बी कम है, ए तो प्रेजेंट है, ए तो ऐसा है बताओ ना कहां चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। बी जो है वो बोल रहा है भाई अब हो गया, तो आप कितना एंजॉयमेंट करोगे उस डे पे वो तो बी के कंट्रोल में आ गया ना, बी जो है वो वीक है, वो नहीं घूम रहा है उतना, आप तो भैया चिल मार रहे हो। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा वो लिमिटिंग रिएजेंट जो होगा ना वो डिसाइड करेगा। ये ध्यान देना, अभी क्वेश्चन देंगे उसमें आपको ये पार्ट एप्लीकेशन की तरफ आएगा। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन लिखो, तो इतना हुआ, क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन लिखिए, 32 ग्राम ऑफ मीथेन, 32 ग्राम ऑफ मीथेन CH4, 32 ग्राम ऑफ मीथेन is burnt, 32 ग्राम ऑफ मीथेन is burnt, 32 ग्राम ऑफ मीथेन। अपने लोग ये ध्यान देना कि अगर कभी भी इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ही होगा, तो अगर कभी भी ऐसा कुछ हो रहा होता है कि हाइड्रोकार्बन को अपन बर्न करते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो रिएक्शन क्या होता है, कंबशन रिएक्शन, और प्रोडक्ट हमेशा ही क्या फॉर्म होता है, CO2H2। as long as hydrocarbon contains only carbon and hydrogen, you will get CO2 and H2O only. If your hydrocarbon will contain sulfur or nitrogen, in that case you will get SO2, SO3, NO2, NO3, you can get। पता नहीं क्या समझते, क्या हो गया, विजिबल नहीं है? ठीक है, तो ये आपके पास पहला रिएक्शन हुआ, आप इसको बैलेंस कर लो, आप इसको बैलेंस कर लो पहले, ये ठीक है, बैलेंस्ड है, देख लो एक बार। ये आपको करना होगा, सारे ही ऐसे क्वेश्चंस ने, कंबशन रिएक्शन में आप रिएक्शन पहले कर लो और फिर उसको बैलेंसिंग भी कर लो। तो हाँ, क्वेश्चन को लिखो, इफ 32 ग्राम ऑफ मीथेन इज बर्न्ड इन प्रेजेंस ऑफ 128 gram of oxygen, is burnt in presence of 128 gram of oxygen, 32 gram of methane is burnt in presence of 128 gram of oxygen under STP condition, standard temperature and pressure condition. How much volume of CO2 will be formed? Question 1, how much volume of CO2 will be formed? Question 2, how much H2O is formed by weight? How much H2O is formed by weight? ठीक है, how much H2O is formed by weight? ठीक है, बताइए।
चलिए करके देखते हैं, ठीक है। ओके, बताइए क्या है। ठीक है, किसी का कोई आंसर आ रहा है? देखो, इस रिएक्शन को भी अपन लोग एक बार समझते हैं कि ये रिएक्शन हम लोगों से कह क्या रहा है। इसकी कोएफिशिएंट कितनी है 1, इसकी कितनी है 2। बैलेंसिंग करने के बाद की बात करो, बैलेंस तो आपको करना ही 1 और यहाँ भी क्या है 2। इसका मतलब हो गया 1 मोल ऑफ CH4 reacts with 2 moles of O2 to form 1 mole of CO2 and 2 moles of H2। यहाँ तक सबको क्लियर, सबको आवाज आ रही है मेरी? यस सर। यस सर। ओके, ठीक है। आपको क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है? ये CH4 आपको दिया हुआ था 32 ग्राम। आपको ऑक्सीजन कितना दिया हुआ था? 128 ग्राम। और आपसे पूछा गया बताइए ये दोनों कितने फॉर्म होंगे, वॉल्यूम और मास को निकाल लेंगे। तो देखो 32, अपने को एक चीज तो पता है, अपन ऐसा तो कर नहीं सकते कि ये इसका 1 इसके 2 से कर रहा है तो 32 64 से करेगा, ऐसा कुछ तो कर नहीं सकते। क्यों? अगर आप वो सोच रहे हो इसका मतलब आप मास में रिएक्शंस को करा रहे हो, मतलब आप फिर से वो ए वाला पॉइंट को पिक कर लिए हो कि इसका 1 ग्राम रिएक्ट्स विद 2 ग्राम्स ऑफ, ऐसा नहीं ना होता है। वो तो मोल्स बता रहा है ना आपको, इसका 1 मोल रिएक्ट्स विद 2 मोल्स ऑफ O2। तो अपन लोग का पहला काम होगा कि इसको जो भी ग्राम में इंफॉर्मेशन है, किसी भी और चीज में इंफॉर्मेशन है, आप उसको पहले कन्वर्ट करो मोल्स में, क्योंकि जो रिएक्शन है वो मोल्स का रास्ता है। ठीक है, 32 को अपन अगर करते हैं कन्वर्ट, कितना आएगा अपॉन 16, तो आपके पास हो गया 2 मोल, राइट? 2 मोल्स हो गए आपके पास। और O2 का अगर अपन निकालते हैं 128 में कितना आएगा? 4 मोल। सर 4 मोल। अब देखो इसका मतलब कि आपके पास 2 मोल्स ऑफ CH4 एंड 4 मोल्स ऑफ O2 प्रेजेंट है। अब आप देखो कि आपके पास रिएक्शन क्या कह रहा है, CH4 का 1 मोल O2 के 2 मोल से करता है, तब क्या फॉर्म करता है? CO2 का 1 मोल और H2O का 2 मोल। यहाँ पे क्या है, अब सोचकर देखो कि अगर 2 मोल्स प्रेजेंट होगा, अगर 2 मोल्स प्रेजेंट होगा CH4 का, तो वो 4 मोल्स ऑफ O2 के साथ करेगा रिएक्ट। तो यहाँ 4 मोल्स है भी प्रेजेंट, तो कितने मोल फॉर्म करेगा? यहाँ पे कोई भी लिमिटिंग नहीं है, तो आप दोनों को ही लेकर चल सकते हो, दोनों एक साथ ही बन रहा है आपका लिमिटिंग रिएजेंट, कोई भी इसमें अलग से लिमिटिंग और एक्सेस नहीं है। तो इसका 1 मोल से इसके कितने मोल फॉर्म हो रहे हैं? देखो इसका 1 मोल से इसके 1 मोल फॉर्म हो रहे हैं, और इसका 1 मोल से इसके 2 मोल फॉर्म हो रहे हैं। तो फिर इसके 2 मोल से इसके 2 मोल्स ही फॉर्म होंगे, और इसके 1 से इसका 2 हो रहा था, तो इसके 2 से इसका 4 मोल्स। यहां तक क्लियर? अगर 1 से इसका 1 हो रहा है तो इसका 2 से 2 ही होगा। क्या बोल रहे हो सर वो हम ऑक्सीजन से भी ये कैलकुलेट कर सकते हैं ना? ऑक्सीजन से बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, उससे करके देख लेते हैं। देखो इसके 2 से इसका 1 फॉर्म हो रहा है, तो इसके 4 से इसका 2 फॉर्म होगा, हाफ हो रहा है ना। इसके 2 से इसका 2 ही फॉर्म हो रहा है, इसके 4 से इसका 4 ही फॉर्म होगा। ऐसा अपन लोग क्यों कर पाए कि हम लोग दोनों से कर सकते हैं, दोनों ही आपका लिमिटिंग। ठीक है, अगर कोई एक लिमिटिंग होता तब फिर अपने को उसके अकॉर्डिंग देखना होता, वो अपन देखते हैं आने वाले क्वेश्चंस में। ये क्लियर? तो ये कितना फॉर्म होगा? CO2 के 2 मोल्स फॉर्म होंगे फाइनली, और इसके 4 मोल्स फॉर्म होंगे, और ये दोनों कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएंगे, मतलब ये फाइनली 0 0 ये दोनों बच्चे पूरा कर जाएंगे रिएक्ट, और इसमें कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, अगर इसके 2 मोल्स होंगे, आपसे क्या पूछा था? व्हाट वॉल्यूम, राइट? और कंडीशन कैसा है? STP। तो 1 मोल कितना ऑक्यूपाई करता है? 22.4 या फिर 22.7 आप कह सकते हो। STP एंड पे डिपेंड करता है हल्का, वो गैस स्टेट की बात है, वो आप कर ले। 1 मोल कितना करता है? 22.4 लीटर। तो 2 मोल्स कितना करेगा आपका? 44.8। ये आपका हो गया आंसर फर्स्ट पार्ट का। और सेकंड पार्ट में था कि हाउ मच H2O इज फॉर्म्ड बाय मास।
तो आपके पास 4 मोल्स हो गए और 1 मोल का मास कितना होता है 18 ग्राम। H2O के 1 मोल का मास कितना होता है 18 ग्राम, तो कितना हो गया आपके पास जो भी 72 ग्राम आंसर। क्लियर, आगे बढ़े, बताओ। यस सर। क्लास 11, यस सर। ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन लिखिए, एक और क्वेश्चन लिखिए, लिखिए। ये जो क्वेश्चन था ये सेम क्वेश्चन रहेगा, ये जो क्वेश्चन था आपके पास ये सेम क्वेश्चन रहेगा। इस क्वेश्चन में बस अपने को क्या चीजें चेंज करनी है, यहाँ पे मान लो आप पूरा क्वेश्चन सेम है, ठीक है, पूरा क्वेश्चन आपका सेम है, बस चेंज आप ये मान लो ये कितना था 32 ग्राम, तो ये इतना ही रहेगा। और ये आपके पास इसको चेंज कर देते हैं, इसको कर देते हैं 64 ग्राम और इसको कर देते हैं 128 ग्राम ही रखते हैं। अब बताइए आंसर क्या होगा, सेम क्वेश्चन, बस जो इनकी वैल्यूज है वो चेंज करी गई है। या फिर एक काम करो, ठीक है, थोड़ा सा वेट करो, एक और काम करो, यहाँ पे इसको 128 मत करो, इसको कर लो, आप कर लो इसको ऐसा 67.2 लीटर, ये कर लो। सेम क्वेश्चन है, बताओ क्या आंसर है। हाँ जी, क्या आंसर आ रहा है बताइए। सेम तरीके से करना है आपको। आपको रिएक्टेंट का इंफॉर्मेशन किस टर्म्स में दिया हुआ है, मास और वॉल्यूम के टर्म्स में। आपको प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन भी किस टर्म्स में आपसे पूछा जा रहा है, मास और वॉल्यूम के टर्म्स में। बट अपने को पता है कि इस रास्ते से चलने के लिए इफ यू वांट टू ट्रेवल ऑन दिस पाथ, ओके, अगर आप इस पे ट्रेवल नहीं करोगे, इफ यू डोंट वांट टू ट्रेवल हियर, यू कांट गेट द आंसर ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम रिएक्टेंट्स। ओके, सो यू विल हैव टू go through the path, and to go through the path you have to have the values in terms of moles, because reaction में सिर्फ moles ही चल रहा होता है और किसी चीज का वैल्यू लेकर जाओगे पंगा होता है, ठीक है। तो आप मोल्स के साथ चलो, आपके पास जो भी चीजों में इंफॉर्मेशन है उसको मोल्स में कन्वर्ट करो, जिस भी चीज में है मोल्स में आओ और फिर मोल्स की हेल्प से यहां से इस साइड पहुंच जाओ और फिर इसके बाद अपना वापस से मोल्स से मास वॉल्यूम जो चाहिए वहां बताइए। अरे बताओ ना, इतना टाइम तो नहीं लगेगा, क्या आ रहा है आंसर, नहीं आ रहा है किसी का।
Sir, 66 gram of CO2. अच्छा ठीक है, चलो चेक करते हैं, ठीक है, देखते हैं क्या आ रहा है। ओके, अब यहाँ आपके पास क्या है, CH4 का 64 ग्राम है, ठीक है, देख लेते हैं इसका मोल्स कितना है, क्योंकि अपने को काम मोल से ही 64/16 4, इसका मतलब इस तरफ कितना है 4 मोल्स। और इसका इंफॉर्मेशन अगर आपको वॉल्यूम में दिया हुआ है तो आप वॉल्यूम से इसको डील कर लो, 22.4 लीटर से ही डील कर लो, क्योंकि एनटीपी कंडीशन है तो आ जाएगा। यस सर, यस सर। कितना आ गया ये 3 मोल्स, 3 सही moles. है। सर 3 मोल्स आया। Yes, sir. अब क्या करें अपन, अब क्या करें, इसको 3 देख करके यहाँ आंसर कर दें, क्या करना होगा इसके बाद हम लोग का पहला स्टेप क्या होना चाहिए, लिविंग रिएजेंट और एक्सेस रिएजेंट Sir, को ये चुनना। existing, which is the आइडेंटिफाई द लिमिटिंग existing रिएजेंट। इसके बाद कुछ भी कमेंट करने से पहले सबसे पहला काम क्या होगा, टू आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएजेंट। अगर आप ये सोच रहे हो सर लास्ट वाले क्वेश्चन में अपन क्यों नहीं ये देखे थे कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है, क्योंकि दोनों ही लिमिटिंग रिएजेंट था, दोनों इकट्ठे समाप्त हो गए, 0 पे आ गए, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं, अब अपने को चेक करना होगा तो कैसे करेंगे, इसकी गिवन मोल कितने हैं 4 अपॉन कोएफिशिएंट कितना है CH4 का 1, O2 के लिए गिवन मोल कितना है 3, कोएफिशिएंट कितना है 2, ये कितना आ गया 1.5, ये कितना आ गया 4। तो अपने को दिखाई पड़ रहा है कि ये हमारा एक्सेस में है और हमारा जो O2 है वो हमारा लिमिटिंग रिएजेंट है। तो अब अपने को समझ आ रहा है कि जो अपन ये काम कर रहे थे ना लास्ट केस में कि इसके 1 मोल से इसका 1 मोल हुआ तो बस 4 से 4 आंसर कर दें, ये अब की बार मिस्टेक हो जाएगा, क्योंकि आपको पता चल गया, मतलब देखो यहाँ पे 2 रास्ते थे ना अपने पास कि इसके 1 मोल से इसका 1 और इसका 2, तो ये रास्ते से अपन आगे बढ़े या Sir, you आपको पता होगा कि आपकी बार ये CH4 से आप नहीं कर सकते हो इनको रिलेट, क्योंकि CH4 एक्सिस में है, वो नहीं, लिमिटिंग वाला करता है डिसाइड कि प्रोडक्ट कितना फॉर्म होगा, अपन बात कर रहे थे इस पे, ठीक है। तो जो O2 है उससे देख करके बस आंसर आप कर दो, मतलब 2 से 1 फॉर्म हो रहा था तो 3 से 1.5 फॉर्म होगा, क्लियर। इसके 2 से इसका 2 ही फॉर्म हो रहा था तो इसके 3 से इसका 3 ही फॉर्म होगा, बस सिंपल, यही आंसर है, ठीक है। मतलब इस क्वेश्चन में मिस्टेक कहां आपसे हो सकता था कि इसका 4 देख करके आप अगर इसका 4 बोल देते हो और इसका 4 देख करके अगर आप इसका 8 बोल देते हो तो मतलब आप लिमिटिंग रिएजेंट ही नहीं पहचाने हो, आइडेंटिफाई करे हो, जो मिस्टेक है आपका, अदरवाइज इट इज करेक्ट। अब पूछ रही आपसे क्या पूछा है, इसका वॉल्यूम, तो कोई टेंशन नहीं है, इनटू 22.4 है ना, जो भी आंसर आपके पास आ जाएगा 36.6 जो भी, और यहाँ क्या 3, सो इनटू 18 कर दो, लिक्विड है तो यहाँ पे आ गया आपके पास 54 ग्राम। क्लियर, आगे बढ़े, ये बताओ यहां तक समझ आ गया सबको? यस सर। ओके, अब ये बताओ, अगर ये सवाल आपसे पूछता हूं इसी क्वेश्चन में, अगर इसी क्वेश्चन में ये सवाल होता आपसे कि हाउ मच, दो पहला पार्ट क्वेश्चन का ये होता है कि विच इज द लिमिटिंग रिएजेंट, और सेकंड पार्ट ये होता है क्वेश्चन का हाउ मच द प्रोडक्ट रिमेन्ड इन एक्सेस। बेसिकली जो चीज यहाँ एक्सेस में बच रहा है, जब फॉर्म हो गया प्रोडक्ट तो आपका कितना एक्सेस में वो बच रहा है, जो एक्सेस प्रोडक्ट है उसका अमाउंट कितना बचा हुआ है, ये बताओ, बता सकते हो? सर 1 मोल। 1 मोल, ओके। अब आप ये कैसे आंसर कर रहे हो, देखो आप इसको आंसर ऐसे कर रहे हो, इसे इसका 4 है इसका 3 है, तो फिर इसका 1 मोल बचा रह जाएगा, ऐसा ही यस कर रहे हो सर, ना हाँ आंसर? यस सर। ठीक है, सोच कर देखो भाई ये ऐसे ही रिएक्शन हो रहा है क्या, स्ट्रेट रिएक्शन हो रहा है, नहीं ना। अब ये इसके 3 मोल इसके 3 मोल से ही करेंगे क्या रिएक्ट, ये बताओ पहले। नहीं, ये कौन डिसाइड करता है, कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट ये मेरे को बताएगा कि इसका 3 मोल इसके मतलब कितने मोल से करेंगे रिएक्ट। तो यहाँ क्या करेंगे, एक बार देख लो, यहाँ पे क्या करेंगे, इसके 2 मोल्स इसके 1 मोल से करता है रिएक्ट, इसके 2 मोल्स इसके 1 मोल से करता है, इसका मतलब इसका 3 मोल यस इसके, सर, यस सर, इसका 3 मोल इसके 1.5। 1.5 मोल से करेगा रिएक्ट, मतलब इसका 1.5 मोल सिर्फ कंज्यूम होगा, 4 माइनस 1.5 कंज्यूम होगा, इसका रिमेनिंग 2.5 बचा रहेगा, ये आंसर है आपका, ठीक है। ये नहीं बचा रहेगा, ये 3 का 3 कंज्यूम होकर 0 हो जाएगा, मतलब ये 0 हो गया, इसलिए रिएक्शन रुक गया,
फॉर्म क्या हुआ 1.5 CO2 और 3 मोल्स ऑफ H2O और 2.5 मोल ऑफ CH4 बचा रह जाएगा सॉल्यूशन में। उनका मतलब यूज ही नहीं हुआ, वो एक्सेस में रह गए। क्लियर? आगे बढ़े, ये बताओ। Yes, sir. चलो आगे बढ़ते हैं। So ठीक है, how मतलब क्या कहना चाह रहे हैं, this एक सेकेंड, मतलब क्या कहना चाह रहे हैं अपन कि जो लिमिटिंग रिएजेंट है ना, उसी की हेल्प से अपन सबको देख रहे हैं। इवन जो एक्सेस में भी है, आप ध्यान दो, इसी के हेल्प से उसको भी देखा है हम लोगों ने कि इसके 2 से इसका 1, तो इसके 3 से इसका 1.5। मतलब O2 के रिस्पेक्ट में अपन लोगों ने CH4, CO2, H2O सबका O2 के रिस्पेक्ट में देखा। क्यों? O2 लिमिटिंग है, और जो लिमिटिंग है इज द गेम चेंजर हमारा रहेगा। यहाँ जो सबसे कम होता है, जो सबसे स्लो होता है, कहीं ना कहीं वही हर चीज को करता है डिसाइड। अगर आपको थोड़ा सा भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो लोग पढ़े होंगे क्लास 13 वाले, उनको ये सुनने मिलता होगा आरडीएस स्टेप बहुत चलता है ना, और वो हमेशा क्या होता है, स्लोएस्ट स्टेप। केमिकल काइनेटिक्स में भी ये बात होगी कि आपका आरडीएस स्टेप जो होता है वो सबसे स्लोएस्ट होता है, और वही उसको अपन क्या बोलते हैं, आरडीएस को रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ये आप लोगों को पता है। अपने के ग्रुप में मान लो हम लोगों का एक ग्रुप है, कोई भी 5-6 लोगों का ग्रुप है, और हम लोग ट्रेकिंग पे गए हुए हैं मान लो, ठीक है। अब ट्रेकिंग पे हमारे ग्रुप का क्या स्पीड रहेगा वो कौन डिसाइड करता है? जो हमारे ग्रुप में सबसे स्लोएस्ट है, जो हमारे ग्रुप में सबसे स्लोएस्ट चलने वाला है, वो डिसाइड करता है पूरे ग्रुप का स्पीड क्या होगा। क्योंकि आप ग्रुप छोड़कर भाग नहीं सकते हो ना, ऐसा तो नहीं है ना कि आप उसको छोड़कर चले जाओगे। ग्रुप में गए थे तो वो अगर थक जाता है तो आप लोग सबको बैठना पड़ेगा। इसलिए कहा जाता है जो स्लोएस्ट स्टेप है वो रेट डिसाइड करता है ओवरऑल रिएक्शन का। सेम यहाँ पे भी है कि जो सबसे कम अमाउंट में है वो डिसाइड करेगा कि प्रोडक्ट का अमाउंट क्या हो। चलो एक और क्वेश्चन लिखो, इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। फिर स्टार्ट करेंगे POAC, प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन। एक और क्वेश्चन लिखो। हाँ, 90 ग्राम ऑफ C2H6, 90 ग्राम ऑफ इथेन C2H6 is burnt in presence of 90 gram of C2H6 is burnt in presence of 48 gram of oxygen, 90 gram of C2H6 is burnt in presence of 48 gram of oxygen at NTP condition. At NTP condition, calculate first, पहला क्वेश्चन लिखिए, calculate first So mass of calculate H2O formed, mass of H2O formed, सर एट एनटीपी कंडीशन के बाद कुछ नहीं, सर एक बार calculate, फास्ट क्वेश्चन बोलिए ना। okay, 90 gram of C2H6 is burnt in presence of 48 gram of oxygen. 90 gram of C2H6 is burnt in presence of 48 gram of oxygen, O2. Calculate first, पहला क्वेश्चन, mass of H2O formed, mass of H2O formed. Second, volume of CO2 formed, volume of CO2 formed. Third, identify the limiting reagent, वो तो आपको ऐसे भी करना पड़ेगा, identify the limiting reagent. And fourth, amount of reactant remaining, amount of reactant remaining, amount of reactant remaining after the completion of the reaction, after the completion of the reaction, amount of reagent. amount of reactant remaining after the completion of reaction. तो थर्ड क्या कैलकुलेट करना है, फिर से रिपीट कर दीजिए। थर्ड में आपका है आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएजेंट।
तो सिंपल सा है, तो आपको पहले ही करना होगा। सर फर्स्ट में क्या है? फर्स्ट में है मास ऑफ H2O, वॉल्यूम ऑफ CO2, आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएजेंट, अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट रिमेनिंग। ये 4 क्वेश्चंस है आपके पास, बताइए। सर हाँ जी, वो इक्वेशन को फिर से बोलिए ना, तो मुझे चेक करना था उसको एक बार। क्या हो गया? सर एक बार इक्वेशन को रिपीट कर दीजिए ना। अरे इक्वेशन तो आपको बनाना होगा ना। C2H6 का कंबशन हुआ है बेसिकली। कोई भी हाइड्रोकार्बन अगर है, सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन उसमें अगर प्रेजेंट है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आप बर्न कर रहे हो, तो आपके पास क्या होगा? CO2 और H2O सिर्फ फॉर्म होगा। ये याद ही कर लो रिएक्शन। अब आप इसको बैलेंस करते रहो। कार्बन 2 तो 2 एटम, हाइड्रोजन के 6 तो यहाँ पे 3, ये हो गया। ऑक्सीजन कितने हो गए? 4 और 3 7। यहाँ कितना है? ये इसको कर देता हूँ 7/2 ऐसा। एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहो तो 2 से मल्टीप्लाई कर लो, आपके ऊपर है। कर लेते हैं, चलो कर ही लेते हैं। तो ये कितना हो गया आपका? 2, और ये कितना हो जाएगा? 4, और ये कितना हो जाएगा? 6। आप जैसे करना चाहो बताइए। यस सर। क्या आ रहा है आंसर? क्या क्या इंफॉर्मेशन आपको दिया हुआ है? C2H6 के 90 ग्राम है आपके पास, O2 के 48 ग्राम आपको दिए हुए हैं शायद। ठीक है, आपको बताना क्या क्या है कि आपका CO2 का वॉल्यूम कितना फॉर्म होगा, बताइए।
कितना मास H2O का फॉर्म होगा ये बताइए, लिमिटिंग रिएजेंट कौन है ये तो अपने को स्टार्टिंग में ही पता करना होगा, तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन होना चाहिए था। और बताइए एक्सिस वाला जो रिएक्टेंट है वो कितना बचा हुआ रहेगा, जल्दी से ये बता दीजिए। ये अगर आप लोग सही कर लेते हैं इसका मतलब यू पीपल कैन सॉल्व ऑलमोस्ट ऑल द क्वेश्चंस फ्रॉम स्टोइकियोमेट्री, क्योंकि एप्लीकेशंस तो इतने ही होने वाले हैं, रिएक्शंस कैन डिफर। तो रिएक्शंस तो आपको ऐसे भी पहले बार में तो सारा याद होगा नहीं, वो आप टाइम के साथ रहोगे तो जैसे जैसे रिएक्शंस आते जाएंगे आप समझते जाओगे। किसी का आंसर आया? हाँ जी, किसी का आंसर आया? क्या हुआ? आवाजें तो आ रही है, आवाज भी नहीं आ रही। नहीं सर, आवाज तो आ Sir, रही है। O2 is the limiting reagent. ठीक है, चलिए आगे बताइए। और अच्छा चलो पहले यही देख लेते हैं कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है। तो अपने पास इतनी सारी चीजें आ गई, हम लोगों को क्या है इंफॉर्मेशन, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं एक बार, आपको रिएक्टेंट का इंफॉर्मेशन वो मास के टर्म्स में, वॉल्यूम के टर्म्स में, कैसे भी पार्टिकल्स के नंबर के टर्म्स तक वो दे सकता है आपको, ठीक है। और आपको क्या करना होगा, उससे उसको मोल्स में कन्वर्ट करना होगा, और फिर आप मोल्स से इसके मोल्स को निकाल लोगे, और एक बार इनके मोल्स को निकाल लिए फिर आपको आंसर मास में पूछा है या फिर वॉल्यूम में पूछा है कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। तो सिंपल है, कहने का मतलब ये है यहाँ इंफॉर्मेशन वो किसी भी टर्म्स में आपसे दे सकता है और पूछ सकता है, बट आपको जो हाईवे है, आपका जो नेशनल हाईवे है वो ये रिएक्शन है, और इस पे चलने के लिए आपको गाड़ी होना चाहिए। इसका मतलब आपके पास मोल्स के टर्म्स में सारे वैल्यूज होने चाहिए। मास को लेकर आप यहाँ नहीं चल सकते, आप वॉल्यूम को लेकर यहाँ नहीं चल सकते, आप मोल्स को लेकर कभी भी चल सकते हो, कोई भी स्टेट में हो, गैसियस रिक्वायर्ड नहीं है कोई भी स्टेट में, ठीक है। चलिए तो पहले मेरे को मोल्स में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा, कर देते हैं। अपॉन 30, इसका मोलर मास कितना होगा, 30 ग्राम होगा C2H6 का, 12 into 2 प्लस 1 into 6, ठीक है। ओके, इसका कितना हो जाएगा Yes. 48/32, तो ये वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 1.5। ठीक है, ये आ गई 3 मोल्स, ये आ गई 1.5। ओके चलिए ये आ गई। हम लोगों से पूछा जा रहा है ये कितना फॉर्म होगा, तो इससे पहले हमें ये देखना होगा लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, उसके बाद ही अपन आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा सिंपली देखो, इसके 2 मोल्स, इसके 1.6 liter. हाँ बताओ, इसके 2 मोल्स इसके 7 मोल से करते हैं, इसको सिंपली ऐसा कर लो यूनिटरी मेथड, इसके 2 मोल इसके 7 मोल से कर रहे हैं, मतलब इसका 1 मोल इसके 7/2 मोल से करता है रिएक्ट, ठीक है। यहाँ आपके पास दिए हुए कितने हैं 3 मोल्स, तो इसका मतलब इसके 3 मोल्स इसका 7/2 into 3 मोल से करेगा रिएक्ट, मतलब ये वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास अप्रॉक्स 10.5 मोल्स, और यहाँ प्रेजेंट कितना है 1.5 मोल्स। क्या बात कर रहे हो भाई, तुम तो लिमिटिंग दिख रहे हो, समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। O2 जो है वो तो लिमिटिंग है, ये हमें यहाँ पे पता चल रहा है। आप इसको उल्टे साइड से भी वेरीफाई करना चाहते हो कर सकते हो कि इसके 7 मोल से इसका 2 मोल करता है रिएक्ट, एक बार इसको ऐसे समझते हैं, इसके 7 मोल से इसका 2 मोल करता है रिएक्ट, ठीक है। तो इसके 1 मोल से इसका 2/7 मोल करेगा रिएक्ट, इसके है कितने मोल 1.5, तो इसके 1.5 मोल से इसका 2/7 into 1.5, मैं उसको 3/2 कर देता हूं, मतलब 3/7 मोल ही करेगा रिएक्ट सिर्फ, और ये है कितना 3 मोल, चाहिए कितना था 3/7 मोल सिर्फ, और है कितना 3 मोल। तो आप लोग को समझ आ रहा है कि जो C2H6 है ये एक्सेस में है, इसमें कोई डाउट नहीं है, और जो O2 है वो लिमिटिंग रिएजेंट है, ये हमें पता चल गया। हमारा लिमिटिंग रिएजेंट कौन हो गया O2, ठीक है। आगे बढ़े, ये बताओ। यस सर। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, इन सबको मैं यहाँ से हटा देता हूँ कैलकुलेशंस को, आपको स्क्रीनशॉट लेना हो ले सकते हो। चलो ओके, अब जो हमारा लिमिटिंग रिएजेंट है उसके रिस्पेक्ट में ही सब कुछ देखेंगे अपन। तो अब देख लो
कि लिमिटिंग रिएजेंट के 7 मोल्स से इसके 4 मोल्स फॉर्म होते हैं, इसके 7 से इसके 4 होते हैं, 7 से इसके 4 होते हैं, तो इसके 1.5 से कितने फॉर्म होंगे? 7 से 4 होते हैं, मतलब 1 से 4/7 होता है, तो 1.5 से 4/7 इंटू 1.5 मतलब 3/2। इसको सिंप्लीफाई करके क्या बोल सकते हैं? 6/7। मतलब जो CO2 है वो कितना फॉर्म होगा? जो CO2 है कितना फॉर्म होगा? 6/7 मोल्स। CO2 इतने फॉर्म होंगे। क्लियर? अब देख लो H2O कितना मोल आपका फॉर्म होता है H2O, तो सेम 7 से 6 मोल फॉर्म होते हैं, 1 से 6/7 फॉर्म होगा, 1.5 से 6/7 इंटू 1.5 मतलब 3/2 मतलब 9/7। तो H2O कितना फॉर्म होगा? 9/7। और ये किसका है? CO2 का। तो ये कितना फॉर्म होगा? 9/7। डाउट है किसी को? बताइए। नहीं सर। नहीं, अगर मान लो H2O का आपसे क्या पूछा है? मास पूछा है, तो 9/7 इंटू 18 कर दो। CO2 का वॉल्यूम पूछा है, तो 6/7 इंटू 22.4 कर दो, जो भी आ जाए आपके पास लीटर। ठीक है, तो ये हो गए। अब बताओ एक्सेस वाला प्रोडक्ट कितना बाकी है, कितना बचा हुआ है? बताइए, एक्सेस वाला प्रोडक्ट कितना बचा रहेगा? एक्सेस में कौन है? C2H6। तो कितना अमाउंट वो बचा रह जाएगा रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद? किसी की आंसर आई है? एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बताइए। 9 मोल। सर मुझे वो 7 और 4 वाला समझ नहीं आया। 7 और 4 वाला, ये वाला? यस सर। ओके, देखिए अपने लोग क्या निकाल रहे हैं? CO2 को निकाल रहे हैं, ठीक है, मतलब CO2 कितना फॉर्म होगा। तो अपन लोग क्या देख रहे हैं? पहले कोई अपने लोग को ये पता चल गया कि जो O2 है वो लिमिटिंग रिएजेंट है, तो O2 के रेस्पेक्ट में ही अपन सबको देखने वाले हैं। तो O2 के रेस्पेक्ट में देखते हैं कि अगर 7 मोल ऑफ O2 से CO2 के 4 मोल को फॉर्म होना है, तो O2 के 1.5 मोल जो एक्चुअली में प्रेजेंट है, उससे कितने मोल वो फॉर्म होगा? यूनिटरी मेथड लगाएंगे यहाँ पे। 7 मोल से 4 मोल, तो 1 मोल से 4/7 मोल, ठीक है। बट अपने को चाहिए 1.5 मोल्स, तो 1.5 मोल से कितना होगा? 4/7 इंटू 1.5, 6/7। क्लियर? यस सर। यूनिटरी मेथड लगा रहे हैं सिंपल। चलिए अब क्या आपने वो करना है? कैलकुलेट C2H6 का कितना अमाउंट बचा रह जाएगा रिएक्शन में, रिएक्शन के बाद भी, ठीक है। तो देखो इसका कितना अमाउंट रिएक्ट करेगा, अगर उसको 3 से माइनस कर देंगे तो जो बचेगा वो रिमेनिंग रहेगा, मतलब 3 माइनस जो पार्ट इसका कर जाएगा रिएक्ट, वो हमारा आंसर हो जाएगा रिमेनिंग। अब सवाल आता है कितना रिएक्ट करेगा, वो कौन बताएगा? भाई सारी ही चीज कौन बताता है? लिमिटिंग रिएजेंट। तो यहाँ पे चले जाओ लिमिटिंग रिएजेंट के पास कि भाई तुम बताओ ये कितना रिएक्ट करा है तुमसे, है ना। ये दोनों में हम लोग पूछ रहे थे कितना फॉर्म करोगे तुम, अब की बार इससे पूछ रहे हैं कितना तुमसे करा है रिएक्ट, ये बताओ। तो O2 क्या कहेगा? ध्यान दे, O2 ऐसा कह रहा है कि मेरे 7 मोल से इसके 2 मोल फॉर्म होते हैं। ध्यान देना इस तरफ, मेरे 7 मोल से इसके 2 मोल फॉर्म होते हैं, इसका मतलब मेरे 1 मोल से ये 2/7 मोल फॉर्म हो रहा होगा। मेरे पास है कितने? सॉरी मैं ऐसा बोल रहा हूँ, मेरे 7 मोल से ये 2 मोल रिएक्ट करता है, ठीक है। तो इसका मतलब मेरे 1 मोल से इसका 2/7 मोल करेगा रिएक्ट। इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग मेरे 1 मोल से O2 के 1 मोल से C2H6 का 2/7 मोल करेगा रिएक्ट। तो O2 के है कितने मोल? 1.5, तो इसके 1.5 मोल से कितना करेगा रिएक्ट? 2/7 इंटू 1.5 मतलब 3/2, इसका मतलब 3/7, मतलब इसके 1.5 मोल से इसका 3/7 मोल करेगा रिएक्ट। तो इसमें रिमेनिंग बचा कितना रह जाएगा वो बताओ? 3 माइनस 3/7, ठीक है। क्लियर? समझ आ रही है? यस सर। यस। तो कितना आपका बचा रह जाएगा? 8/7 मोल C2H6 का बचा रह जाएगा आफ्टर द रिएक्शन। आपको ये अगर मास में पूछा होता कि हाउ मच मास ऑफ रिएक्टेंट विल बी रिमेनिंग, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे किससे? इसके मोलर मास मतलब 30 से। अगर वॉल्यूम पूछा होता गैसेस है तो अकॉर्डिंगली 22.4 जो आपके पास है। तो यहां तक सबको समझ आ गई? ये बताओ
सर मास बोलेगा तो कितने से मल्टीप्लाई करना होगा? मास बोलो, अगर बोलेगा तो मोलर मास से मल्टीप्लाई अपन कर देंगे, क्योंकि इसके इतने मोल्स प्रेजेंट हैं और एक मोल का मास होता है 30, C2H6 है ना 30, तो इसको 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मेरे को मास पूछा होता तो इसको 30 ग्राम बोल दे सकते हैं और इतना मोल हो गया। ठीक है, ओके सर। आगे बढ़े। चलिए, तो ये आपका स्टोइकियोमेट्री में बेसिक रहा, एक डेफिनेशन की क्या होता है स्टोइकियोमेट्री, रिएक्शंस का किस तरीके से एप्लीकेशन है, आप समझ गए ना। रिएक्शन में मोल्स का कैसा एप्लीकेशन है आप ये समझ गए ना, कि आपको इंफॉर्मेशन किसी भी टर्म्स में वो दिया हुआ रहेगा। ठीक है, यहाँ पे एक और क्वेश्चन अपन कैसा फ्रेम कर सकते हैं, अगर ऐसा कर देंगे तो बहुत प्रॉब्लम होगा क्या, आप लोग बताना। विल इट बी वेरी डिफिकल्ट इफ आई फॉर्म अ क्वेश्चन लाइक दिस, कि मान लो यहाँ पे क्या देते हैं कि O2 का 3 मोल नहीं कह करके क्या कह देते कि O2 के 18 into 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो आप क्या करते हैं, ठीक है ना सर, क्या दे रहे हो ये सब, इतने सारे मॉलिक्यूल्स का मतलब हो गया 6 into 10 to the power 23। मोल्स निकालने के 3 तरीके हम लोगों ने देखे थे ना वहां पे, 3 मोल्स। सिंपल सा बात हो गया ना कि सर अल्टीमेटली 3 मोल्स दिया हुआ है ना। अगर उसी को मास में इंफॉर्मेशन देना है तो मैं क्या बोल दूंगा 96 ग्राम, क्योंकि 96/32 will be 3। अगर मेरे को वॉल्यूम में वही इंफॉर्मेशन देना है तो 67.2। मतलब आपको इंफॉर्मेशन किसी भी टर्म्स में दिया होगा। आपको मोल कॉन्सेप्ट में 3 फॉर्मूले पढ़ाए गए थे, एक पार्टिकल से मोल निकालना, एक वॉल्यूम से मोल निकालना और एक मास से मोल निकालना। इंफॉर्मेशन उसी तीनों में होगा, मोल्स में निकाल लो, फिर यहाँ से यहाँ ट्रेवल कर लो। ठीक है, और ट्रेवल करने के बाद फिर जो पूछ रहा है आपसे, मास पूछा तो मोल मास से मल्टीप्लाई कर दो, जो भी अकॉर्डिंगली आपके साथ हो रहा है। क्लियर? तो ये था आपका मोल कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन रिएक्शंस। यहां तक क्लियर? आगे बढ़े, ये बताओ। यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लास 11, क्लास 11 यस कोई सर। है? यस सर। हाँ, आप लोगों को अगर स्पीड Yes, स्लो sir. फास्ट जो भी लगेगा तो आप लोग बताना, क्योंकि इस क्लास का आरडीएस स्टेप आप ही लोग हो। ठीक है, आप लोग बता दोगे सर फास्ट लग रहा है थोड़ा धीरे से, तो कोई बात नहीं, आप पहली बार सीख रहे हो, टेक योर टाइम, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए अब अपन लोग क्या देखने जा रहे हैं, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं POAC, मतलब प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन। ठीक है, एक चीज इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। अपने को POAC अप्लाई नहीं करना है किसी भी क्वेश्चन में POAC अप्लाई नहीं करना है, बट ये होता क्या है मेथड और ये अप्लाई कैसे होता है इसके बारे में हम लोग अभी एक क्वेश्चन के थ्रू सीख लेते हैं। कम से कम हमें पता हो कि POAC है क्या चीज। ठीक है, अप्लाई आप इसको कहीं भी कर सकते हो, देखते हैं क्वेश्चन आपको और क्लियर होगा, बट मैं कह ही रहा हूं आप POAC को कहीं भी आने वाले चैप्टर्स में बहुत कम यूज करोगे। ठीक है, जैसा रिएक्शन को बैलेंस करके कर रहे हो ऐसे ही करेंगे, बट फिर भी POAC का एक आइडिया होना चाहिए। ठीक है, और POAC के ड्रॉबैक्स क्या है, उसके बेनिफिट्स क्या है, उसके बारे में थोड़ी बहुत बातें कर रहे हैं। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन लिखिए। तो टॉपिक आपका क्या चलने वाला है? ठीक है, POAC तो है, प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन। चलिए क्वेश्चन लिखिए। अ सैंपल ऑफ KClO3, अ सैंपल ऑफ KClO3, अ सैंपल ऑफ KClO3 a sample of KClO3 on decomposition, a sample of KClO3 on decomposition, डिकम्पोजिशन मतलब क्या हुआ, वो ब्रेक कर गया। क्यों ब्रेक किया होगा, आप उसको हीट दे दिए है ना, हीट दिए तो बॉन्ड ब्रेक कर गया, तो आपका क्या फॉर्म किया KCl and O। तो क्वेश्चन क्या है, a sample of KClO3 on decomposition yielded or produced 448 ml, yielded 448 ml of oxygen gas. A sample of KClO3 on decomposition yielded 448 ml of oxygen gas at NTP condition. At NTP condition, full stop. At NTP condition, full stop. Calculate first, पहला देखो, weight of KClO3 originally taken,
calculate the weight of or mass of KClO3 originally taken. Calculate first weight of KClO3 originally taken. Second, weight of KCl produced. Weight of KCl produced. Weight of KCl produced. इस क्वेश्चन को आप लोग पहले जो नॉर्मल मेथड है ना आपके पास, जो आप अभी तक पढ़ रहे हो, मान लो मैं पीओएसटी का आपके सामने डिस्कशन ही नहीं किया होता, तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते कि नहीं कर पाते? Will you be able to solve this question or not without knowing POSC or whatever? Yes sir. ठीक है, आप सॉल्व कर करो, पाते। बिल्कुल करिए, पहले सॉल्व करिए, बताइए आंसर क्या है। KClO3 का जो मोलर मास आएगा वो आएगा 122.5 और KCl का आएगा 74.5। इनका मोलर मास है, ठीक है। बताइए क्या होगा। स्टोइकियोमेट्री में हम जितने, हाँ बोलिए बोलिए क्या बोल रहे हो? सर फास्ट आंसर क्या 245 कम होगा? 245 ग्राम होगा? नो, 245 ग्राम बहुत ज्यादा नहीं बोल दिए मैडम, उतना नहीं होगा। कहाँ 1.6 आंसर है, उतना ज्यादा नहीं होगा। 448 ml है, ध्यान देना, मिलीलीटर है। चलो इनको सॉल्व करके एक बार देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना होगा, तो पहला स्टेप क्या होगा हमारा, बताइए। फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? तो बैलेंस करना। बैलेंस करना, बिल्कुल सही बात, बैलेंस कर लीजिए। बैलेंस करिए, क्या आ रहा है बताइए। इसको 3/2 कह दूं कि नहीं कहूंगा? तो होगा सर। 3 कह देते हैं। अच्छा ठीक है, 3/, ठीक है चलो 3 कह देते हैं, मतलब ऐसा थोड़ा सा इजी हो जाता है एक ही बार में। चलो कोई बात नहीं, ऐसा ठीक है, हो गया बैलेंस्ड। अच्छा अब बताओ कि अपने को क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ। अपने को इंफॉर्मेशन दिया है कि O2 का 448 ml फॉर्म होगा। तो 448 ml को मैं 448 लीटर भी बोल सकता हूँ ना, 1000 से कर दिया डिवाइड, ये कही बात है भाई, ठीक है। अपने को बेसिकली करना क्या है समझो, फिर से वही बात है, अपने को ये कितना फॉर्म हुआ वो पूछ रहा है, ये कितना हम लोगों ने लिया था इनिशियली ये आपसे पूछ रहा है, वेट में, बेसिकली मास में, और इसका इंफॉर्मेशन आपको देकर, किसके टर्म्स में? वॉल्यूम के टर्म्स। कोई बड़ी बात नहीं, स्टोइकियोमेट्री का मतलब ही क्या होता है, इंफॉर्मेशन आपको वॉल्यूम, मास, पार्टिकल्स, इसके टर्म्स में दिया होगा, आप मोल्स कैलकुलेट करोगे, फिर यहां से वहां तक ट्रेवल करोगे, ठीक है। कैसे? इसके 2 से उसका 1, उसके बाद से उसका 3, ऐसा करते हुए जो बचपन से कर रहे हैं। उसके बाद फिर जब इसका मोल्स निकल जाएगा तो फिर से वो जो पूछ रहा होगा वापस आ जाएगा, ठीक है। चलिए ओके, तो इसका निकाल लेते हैं कितने मोल्स फॉर्म हुए हैं O2 के, राइट। तो अगर इतना ठीक है, इससे हमारे पास आ जाएगा कि के मोल्स कितने फॉर्म हुए हैं, ठीक। तो ये वैल्यू आपके पास कुछ आएगा, आप सॉल्व करके देखना क्या आता है। ये तो खैर अपन कैलकुलेट भी कर सकते हैं, बहुत बड़ी वैल्यू नहीं है। ये आपकी आ जाएगी 10⁻³ और ये आपके पास आ जाएगा 20। सो वैल्यू आ जाएगी आपकी 2 × 10⁻², ठीक है। ये वैल्यू आपके पास आएगी, ठीक। तो एक बार जब अपने को पता चल गया कि इसके इतने मोल्स फॉर्म हुए, और हम लोगों से क्या पूछा है सोचकर देखो एक बार, कि KClO3 का कितना वेट हम लोगों ने इनिशियली लिया था, तो कितना आसान है ना। इसके 3 मोल्स फॉर्म होते हैं, इसके 2 मोल्स है। 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन O2 is formed from 2 moles of KClO3। इसको ऐसा कर देते हैं, इसके 3 से
मतलब इसके 3 मोल्स फॉर्म होने के लिए इसके 2 चाहिए, तो इसके 1 मोल फॉर्म होने के लिए इसका 2/3 चाहिए, और इसके है कितने मोल्स, इतने मोल्स, तो इसके 2 × 10⁻² मोल फॉर्म होने के लिए इसका 2/3 × 2 × 10⁻² मोल्स चाहिए। बस आपसे क्या पूछा है कि इसका मोल्स नहीं, इसका मास बताइए। बहुत टफ क्वेश्चन हो गया क्या? मोल्स कैलकुलेट कर लिए हैं, मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे, आ गया इसका मास। क्या था इस क्वेश्चन में? ठीक है, जो आ गया वो ग्राम में आंसर है आपका। अगर इसी क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है पार्ट 2 में, केसीएल कितने अमाउंट में फॉर्म हुआ होगा, केसीएल कितने अमाउंट में फॉर्म हुआ होगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। अगर O2 के 3 मोल्स फॉर्म होते हैं तो KCl के भी 2 मोल फॉर्म होंगे। If 3 moles of O2 will be formed, so along with 2 moles of KCl, मतलब ऐसा नहीं है O2 फॉर्म होगा KCl नहीं होगा, KCl भी होगा, तो उसके 3 मोल्स से इसका 2 मोल्स फॉर्म हो रहा है। सेम तरीका 1 से 2/3, ठीक है, इसके 1 से 2/3, आंसर मोल्स वाइज सेम आएगा, 2 × 10⁻² फॉर्म होगा। कितने मोल्स से, इतने ही मोल्स से, ठीक है। और आपको चाहिए क्या, मास चाहिए, तो अब की बार इसका जो मोलर मास है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 74.5, ये वैल्यू आ गया ग्राम्स में। क्लियर? ये बताओ पहले, यहां तक क्लियर? हाँ जी, चलिए वाला वो फिर से रिपीट कीजिए ना। कौन सा वाला, कौन सा वाला? KCl वाला। KCl वाला। देखो KCl वाले में क्या हो रहा है, अपने को कोएफिशिएंट मिल गया ना, कोएफिशिएंट मिल जाने का मतलब होता है क्वेश्चन सॉल्व हो गया, बात मानो, ठीक है। क्या कह रहा है ये, KCl का यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। देखो अपने को ये समझना आ रहा है, इफ 3 moles of O2 is formed, it means 2 moles of KCl has also formed। वो बना ही बना है, कोई चांस ही नहीं कि नहीं बना होगा। अगर ये 3 बना होगा तो ये 2 भी बनेगा ही बनेगा, अगर इससे बन रहा है तो। क्यों? रिएक्शन का कोएफिशिएंट देख लो आप। तो अगर यहाँ पे 3 मोल्स इसके फॉर्म होते हैं तो KCl के 2 मोल्स फॉर्म होते हैं। अगर मान लो इसका 1 मोल फॉर्म होता O2 का, तो इसका 2/3 फॉर्म हुआ होता। बट एक्चुअली में O2 के कितने मोल्स आपको दिए हुए हैं कि फॉर्म हुआ है, 2 × 10⁻², तो इसके कितने मोल्स फॉर्म हुए होंगे, 2/3 × 2 × 10⁻²। ये हो गया इसके मोल्स। आपसे पूछा क्या था, उसका मास बताओ मेरे को, तो कोई नहीं, मोल को मल्टीप्लाई कर दिया मोलर मास से, आ गया मास आपके पास। क्लियर? ये बताओ पहले। यस सर, यस सर। चलो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये जल्दी से एक बार ले लो स्क्रीनशॉट जो लेना है आपको। अब हम लोग इसी क्वेश्चन को एक बार सॉल्व करते हैं POAC से। ये तो रहा हमारा जनरल तरीका सॉल्व करने का, ठीक है, जनरल वे है, स्टोइकियोमेट्री से सॉल्व कर लिया हम लोगों ने, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं इसी क्वेश्चन को POAC से कि क्या उसमें होता क्या है। अब फिर आप खुद समझ जाओगे ड्रॉबैक है या फिर बेनिफिट है, क्या है, आपको कौन सा मेथड यूज करना है। जनरली लोग इसको यूज नहीं करते हैं, जो हम लोग कर रहे हैं वो बहुत आसानी है। देखते हैं, देखो सेम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। KClO3 when heated or decomposition produces KCl plus O2। सबसे पहला क्वेश्चन, सर हम लोगों को बैलेंस करना होगा क्या? नहीं, बैलेंस नहीं करना। तो POAC का जो लोग बेनिफिट कहते हैं ना, थोड़ी बहुत कि बेनिफिट है इसमें, वो इसी बेसिस पे कह रहे होते हैं कि बैलेंसिंग नॉट रिक्वायर्ड। इस मेथड में है कि आपका बैलेंसिंग नॉट रिक्वायर्ड, स्टोइकियोमेट्री में बैलेंसिंग कंपलसरी है। तो लोग कहां पे इसको एक बेनिफिट दे रहे होते हैं कि अगर आपको पूरा प्रोडक्ट्स नहीं पता है, आप बैलेंसिंग तब तक नहीं कर सकते हो जब तक आपको एक एक प्रोडक्ट के बारे में और रिएक्टेंट के बारे में इंफॉर्मेशन ना हो। मतलब अगर मान लो कि प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे हैं 4, ठीक है, 4 प्रोडक्ट्स आर गेटिंग फॉर्म, आपको 3 के बारे में तो आइडिया है बट 1 के बारे में नहीं आइडिया है, तो आप वहां स्टोइकियोमेट्री नहीं लगा सकते हो, बिकॉज यू विल नॉट बी एबल टू बैलेंस द रिएक्शन, ठीक। बट कुछ लोग इसको वहां पे मानते हैं कि कुछ काम कर सकता है, ठीक है, क्योंकि इसमें सारे का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। अब कैसे नहीं होता है वो यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। देखो बैलेंसिंग नहीं रिक्वायर्ड है। अब हम लोग क्या करेंगे, एक चीज POAC क्या कहता है समझना, प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन। करना क्या है हम लोगों को, ये प्रिंसिपल ये कहता है कि जितना एटम कोई भी एलिमेंट का, यहाँ पे क्या है आपके पास, मान लो पोटेशियम है, क्लोरीन है, ऑक्सीजन है, सेम उस तरफ भी है,
इसके जितने एटम्स इस तरफ होंगे, पोटेशियम के जितने एटम्स रिएक्टेंट साइड होंगे उतने ही एटम्स प्रोडक्ट के साइड भी होंगे। ठीक, जितने क्लोरीन के इस साइड होंगे उतने ही क्लोरीन के उस साइड भी होंगे। ये इसका वर्क करने का बेसिक जो होता है प्रिंसिपल इस मेथड का, वो यही है कि जितना इस साइड होगा, इसी को कह रहा है प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन। मतलब सेम एलिमेंट जो है पोटेशियम दोनों साइड, जितना इस साइड होगा एटम्स उतने ही उस साइड। अपन लोग आगे जाकर के ये बात को समझेंगे कि पीओएसी भी क्या कर रहा है, एक तरह से बैलेंस ही तो कर रहा है रिएक्शन को। हम लोग भी बैलेंस करने समय क्या देख रहे होते हैं कि दोनों साइड एटम सेम रहे, पीओएसी भी सेम काम ही कर रहा है हमारे साथ, तो कहीं ना कहीं पीओएसी भी बैलेंस कर देगा रिएक्शन को। बट देख लेते हैं कैसे करता है। अब क्या कर रहे हैं हम लोग, पहला स्टेप करते हैं कि हम लोग क्या करना है, इसका मास का पता करना है और इसका करना है, ठीक है। और इंफॉर्मेशन हमें किसके बारे में दिया हुआ है, ऑक्सीजन के बारे में, है ना, कि इसका 448 ml फॉर्म हुआ है, ये इंफॉर्मेशन है, और इन दोनों का मास फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले स्टेप में पहला में जो अपन बैलेंसिंग लगाएंगे, अब सोच कर देखो, अगर बैलेंसिंग लगा देते हैं मान लो पोटेशियम एटम का, सोच कर देखना एक बार, तो क्या होगा कि इस साइड आपका जितना के रहेगा उतना ही ये रहेगा, पर दोनों ही हमें अननोन है ना क्वेश्चन में, तो इन दोनों का लगा करके क्या फायदा हुआ एटम कंजर्वेशन। अगर मान लो अपन Cl का लगाते हैं, क्लोरीन का, ये भी अननोन है, ये भी अननोन है, मतलब KCl के बारे में भी इंफॉर्मेशन नहीं है अपने पास कि कितना मास, कितना वेट, कितना ग्राम, कुछ भी नहीं, वॉल्यूम कुछ नहीं। इंफॉर्मेशन सिर्फ किसके बारे में है, ऑक्सीजन के बारे में। तो इसमें इंटेलिजेंस क्या होगा कि यहाँ पे जो ऑक्सीजन है ना उसके साथ लगाओ, मतलब कहना ही चाह रहे हैं अप्लाइंग पीओएसी ऑन ऑक्सीजन एटम, ये रहा पहला स्टेप, क्योंकि अपने को पता है कि इंफॉर्मेशन यहाँ पे ऑक्सीजन के बारे में दिया हुआ है, तो उसका लगाने से फायदा होगा। इन सब के बारे में तो इंफॉर्मेशन ही नहीं है, क्या करेंगे। चलो अब क्या करेंगे, अपने को पता है कि एक चीज यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम ऑन रिएक्टेंट साइड विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम ऑन प्रोडक्ट साइड। ये तो पीओएसी का रूल ही है, ये जो लिखा हुआ है यही तो पीओएसी है, और क्या है। अब कैसे निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम ऑन रिएक्टेंट साइड, अब ध्यान से देखो, अपन लोगों को पता है ना। अब बताओ कि KClO3 के 1 मोल में कितने मोल्स ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट हैं। KClO3 के 1 मोल में कितने मोल्स ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट, बताओ। अरे कोई है भी, चला गया सब क्या। So 1 mole. 1 मोल, अरे KClO3 अगर फॉर्मूला आपके पास ये है KClO3, तो KClO3 के 1 मोल में ऑक्सीजन एटम के 3 मोल्स प्रेजेंट है ना। Yes. तो फिर ये कैसे गलती कर रहे हो। देखो नोट्स को रिवाइज भी किया करो, पहले पढ़ाया जा रहा है। तो यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे अपन, क्योंकि एक मोल ऑफ KClO3 में 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम विल बी देयर, तो अपन लिखेंगे 3 into नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KClO3, इतना ही होगा ना ऑक्सीजन एटम इस साइड, देख लो, क्योंकि इस साइड सिर्फ एक ही रिएक्टेंट है KClO3, तो उसका जितना मोल होगा into 3, क्योंकि उसके एक मोल में 3 मोल इसके होंगे, तो ऑक्सीजन एटम का इतना मोल रिएक्टेंट साइड में है। सिमिलरली इस साइड अगर देखेंगे तो क्या आएगा आपके पास, 2 into मोल्स ऑफ O2, 2 into मोल्स ऑफ O2, क्योंकि ऑक्सीजन के एक मोल में ऑक्सीजन एटम के 2 मोल है, ऑक्सीजन के एक मोल में, O2 के एक मोल में ऑक्सीजन एटम का 2 मोल प्रेजेंट है ना, फॉर्मूला में O2 है, ये आ गया। अब क्या करेंगे अपन, 3 into मोल्स ऑफ KClO3 क्या होगा, इसको लिख सकते हैं वेट ऑफ KClO3 अपॉन मोलर मास, भाई मोल का फॉर्मूला लिख रहे हैं बस। अब मोलर मास का वैल्यू आपको ऊपर दिया हुआ था, कितना था वैल्यू इसका, KClO3 की वैल्यू कितनी थी, 122.5, 122.5। आप कर सकते हो कैलकुलेट, ये कितना आएगा, 2 into मोल्स ऑफ O2, ये कितना है अपने पास 448, इसको पॉइंट में अगर कर लो ऐसा, अपॉन 22.48। इसको सॉल्व करेंगे अपन तो सिर्फ एक ही वेरिएबल है ना अपने पास,
weight of KCl3, तो आपके पास इस क्वेश्चन में आ जाएगा आंसर, and you can match the answer with the previous case in which you have got the answer for weight of KCl3. आप वहां मैच करके देखना। ये हो गया पहले पार्ट का। अब अपने को क्या चाहिए, KCl का। तो इसमें क्या करेंगे अपन, सेकंड पार्ट, अब क्या करेंगे, अब हम लोग को अप्लाई करेंगे, अप्लाई POAC ऑन, अब तो ऑक्सीजन पे करके फायदा नहीं है ना, अपने को KCl का चाहिए, तो KCl में जो एटम है उसको ही करके फायदा है। तो आप K का भी कर सकते हो, Cl का भी कर सकते हो, अपन K का कर लेते हैं, अप्लाइंग POAC ऑन पोटेशियम एटम। सेम लॉजिक यहाँ भी होगा कि नंबर ऑफ एटम्स ऑफ पोटेशियम, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ पोटेशियम ऑन रिएक्टेंट साइड विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट ऑन द प्रोडक्ट साइड। ये तो ये जो आपका लाइन है वो तो रहेगा, प्रिंसिपल है भाई। इस साइड क्या लिख सकते हैं, इसके एक मोल में पोटेशियम का भी एक ही मोल प्रेजेंट है, अपन क्या बोलेंगे, 1 into moles of KCl3 will be equal to, इसके भी 1 मोल में एक ही मोल प्रेजेंट है, फॉर्मूला क्या है, KCl सिंपल, so 1 into moles of KCl, ठीक है। अब moles of KCl3 तो आपको यहां से नोन होगा, अब देख लो ये पहले वाली इंफॉर्मेशन है, यहां से आपको नोन होगा कि मोल्स ऑफ कितना आएगा KCl3, अगर वैल्यू की पुट करने की बात करें तो कितना है, आप बताओ यहां से देख करके, 1 into 2 into 0.448 अपॉन, अब सॉल्व करना देखना क्या आता है, अपॉन 3 है ना, इसको मैं ऐसे ले गया, तो ये वैल्यू आ जाएगी मोल ऑफ KCl3 की, और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, मोल ऑफ KCl। तो मोल ऑफ KCl को अपन क्या लिख सकते हैं, वेट ऑफ KCl अपॉन मोलर मास ऑफ KCl, which is 74.5। तो इस वाले इक्वेशन में देखो फिर सिर्फ एक ही वेरिएबल रहा, सिर्फ वेट ऑफ KCl, बाकी सारे तो कांस्टेंट्स हैं। यहां से आपके पास आ जाएगा वेट ऑफ KCl और यहां से आ जाएगा वेट ऑफ KCl जो क्वेश्चन में पूछ रहा। क्लियर, अब बताओ समझ आया? एक बार पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग और एक बार पढ़कर भी देखना कि क्या लिखा हुआ है। सर एक बार फर्स्ट वाला रिपीट कीजिए ना, अप्लाइंग POC ऑन ऑक्सीजन एटम। अच्छा पहले एक सेकंड, पहले ये बताओ सभी लोग प्रेजेंट हो गए, कुछ लोग गायब हो गए, चलिए ये बताओ पहले। प्रेजेंट है। Yes, sir, present. sir. Yes sir, present. Yes, sir, present. ठीक है ठीक है ठीक है। अब बताइए कि यहाँ पे क्या आप लोगों को डाउट है। ये जो हम लोगों ने तरीका किया ना, ये है POAC। जो इससे पहले किया था बैलेंसिंग करके कि 2 से 1, 1 से 2, वो था स्टोइकियोमेट्री। ठीक, यहाँ पे हम लोगों ने बैलेंसिंग नहीं किया है रिएक्शन को, आप देखो कहीं भी बैलेंसिंग नहीं किया हुआ है इस रिएक्शन को, बस रिएक्शन देखा और उसके बाद काम यहाँ पे कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, पहला पार्ट जो आप लोगों ने कहा समझाने को, मैं समझा देता हूँ। अप्लाइंग POAC ऑन ऑक्सीजन एटम। क्यों हम लोगों ने ऑक्सीजन ही चूज किया पहले स्टेप में, क्योंकि इंफॉर्मेशन सिर्फ ऑक्सीजन के बारे में ही दिया हुआ, इसलिए उसको चूज करना पड़ेगा। तो हम लोगों ने KCl3 और ऑक्सीजन के साथ लगा दिया कंजर्वेशन ऑफ ऑक्सीजन एटम, ठीक है। अब क्या किया, 3 into moles of KCl3। 3 क्यों किया, क्योंकि पर मोल ऑफ KCl3 में 3 moles of oxygen atom is there. You can see in 1 mole of KCl3 there is 3 moles of oxygen atoms. तो इसको कर दिया 3 into moles of KCl3। अब यहाँ पे क्या किया, सिमिलरली in 1 mole of O2 there are 2 moles of oxygen atom। तो 2 into moles of O2, बस कुछ नहीं, अपने को मोल्स ऑफ O2 की वैल्यू मालूम थी, इंफॉर्मेशन को पुट कर दिया और मोल्स ऑफ KCl3 को इस फॉर्मूले में ब्रेक किया। ठीक, अपने पास आ जाएगा क्या, वेट ऑफ KCl3 जो फाइंड आउट करना था। सेकंड पार्ट में जब एक बार KCl3 के बारे में इंफॉर्मेशन हम लोगों को मिल गया, तो अगले स्टेप में KCl3 और KCl के बीच में लगा दिया प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन, जो दोनों में कॉमन हो। तो कौन सा कॉमन एटम है दोनों में, ऑक्सीजन तो दोनों में कॉमन नहीं है, तो आइदर K और Cl। तो K के ऊपर लगा दिया, ये आप Cl पे भी लगाए होते हैं, आंसर सेम ही है। ये आपका POAC। अब आप लोग बताओ कौन सा मेथड आपको सर 3 into हाँ क्या सर हाँ 3 into moles of KCl3 वाला पार्ट समझ में नहीं आ रहा है। तो समझो मैं क्या कह रहा हूँ। यहाँ पे ऊपर में क्या लिखा है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम ऑन रिएक्टेंट साइड। कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है रिएक्टेंट साइड। रिएक्टेंट साइड में सिर्फ ऑक्सीजन एटम किसमें प्रेजेंट है, KCl3 में प्रेजेंट है, तो सिर्फ इसी का नाम आएगा। अगर कोई और रिएक्टेंट भी हुआ होता प्लस कोई और, तो यहाँ भी प्लस जो उसमें होता उसका मॉलिक्यूलरिटी आप एक तरह से कह सकते हो इनटू उसका मोल्स आता, बट यहाँ पे कोई नहीं है तो छोड़ दो उसको। सिर्फ क्या है KCl3
तो अब ये बताओ कि KClO3 के 1 मोल में ऑक्सीजन के 3 मोल प्रेजेंट है कि नहीं? ये तो क्वेश्चन कर था हाँ लास्ट सर क्लास, है। ठीक है। तो ये बताओ कि अगर हम लोग को नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KClO3 जितना भी यहाँ प्रेजेंट होगा उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम नहीं मिल जाएगा हम लोगों को? मिल जाएगा ना? यस सर। इसके 1 मोल में उसका 3 मोल है, तो इसका जितना भी मोल होगा ये तो वेरिएबल इंटू 3 कर देंगे तो एटम्स का जो ऑक्सीजन एटम के मोल है वो नहीं आ जाएगा क्या? आ जाएगा। सिमिलरली RHS साइड में, प्रोडक्ट के साइड में जो ऑक्सीजन एटम है उसका कितना होगा? 2 into मोल्स ऑफ, इसको लिख दिया, फिर बस वैल्यूज पुट करा इसके बाद मोल्स के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, आंसर आ गया। इसको आप लोग एक बार और थोड़ा क्लास के बाद अभी एक बार देखना कि क्या लिखा हो, समझने की कोशिश करना क्यों ऐसा कहा गया, आपको क्लियर हो जाएगा। यस इसके सर। एक मोल में यस उसका सर। 3 मोल है, इसलिए 3 से मल्टीप्लाई किया और कोई रीजन नहीं, ठीक है। अब एक चीज मेरे को बताओ जल्दी से आप लोग कि अगर मान लो इस क्वेश्चन में आपको मैं पहला पार्ट दिया होता करने को और सेकंड पार्ट सिर्फ मतलब आपको डायरेक्टली मैं सेकंड पार्ट पूछा होता तो आप कर पाते इस मेथड से? ये बताते हैं। अगर मान लो ये फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन का होता ही नहीं कि आपको वेट ऑफ KCl3 फाइंड आउट करना है, सिर्फ क्या होता है क्वेश्चन, फाइंड आउट द वेट ऑफ KCl और इंफॉर्मेशन क्या होता ऑक्सीजन के बारे में, तो ये कर पाते? ये बताओ। यस सर। सर पहले फर्स्ट स्टेप करके फिर सेकंड स्टेप। पहले तुमको ये करना पड़ता, वही बात है, इसको कैलकुलेट करने के लिए भी तुमको ये करना पड़ता है, क्योंकि समझो क्या मैं बोल रहा हूँ, POAC के लिए एक कंडीशन चाहिए ही चाहिए कि दोनों उल्टे उल्टे साइड में होने चाहिए। मतलब तुमको अगर एक साइड का इंफॉर्मेशन चाहिए तो अगले साइड का इंफॉर्मेशन होना ही चाहिए तुम्हारे पास, बट यहाँ पे KCl और O2 दोनों एक ही साइड ऑफ द रिएक्शन में, तो आप POAC लगाओगे किसके बीच में? आप लगा ही नहीं सकते हो, और आपको लगाना है तो पहले क्या करना होगा, इस ऑक्सीजन से इस साइड वाले का इंफॉर्मेशन निकालो और फिर इसके हेल्प से इसका निकालो, कि POAC दोनों साइड का चाहिए। अगर तुम एक ही साइड से पूछ लोगे तो स्टोइकियोमेट्री तो वहां निकाल सकते हैं आंसर। स्टोइकियोमेट्री में अगर पूछा होता कि इसको छोड़ करके डायरेक्टली इसका वैल्यू अपन निकाल लिए होते, कौन सा बड़ी बात है, बट POAC में ऐसा नहीं कर सकते। ये POAC का एक मेजर ड्रॉबैक कि आपको उल्टे साइड जाना ही पड़ता है। क्लियर? ये बताइए। यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो Yes, sir. आज की क्लास के लिए इतना ही रहेगा और आप लोगों का मोल कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गया। हाँ जी बताइए। सर अगर हमें KClO का भी वैल्यू दिया होता तो हम वो भी पुट करते ना? मतलब KClO का वैल्यू, क्या वैल्यू, कैसा वैल्यू? सर मतलब क्वेश्चन में तो हमें O2 का वैल्यू दिया है 448 ml, अगर उसी और मतलब हमें O2 का भी वैल्यू दिया होता और KClO3 का भी वैल्यू दिया होता तो हम दोनों को पुट करते। दोनों को पुट करते हैं, मतलब अगर सब वैल्यू आपको दे देता तो फिर कैलकुलेट क्या करना, वो कहता KCl। वो अच्छा है, नहीं सर ठीक है, समझ रहे हो ना, आपको सब वैल्यू दे ही देगा तो आप करोगे क्या, है ना? ओके। तो बस यही है, और कोई डाउट होगा तो कर सकते हो, मैसेज पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अभी के लिए इतना ही, आपका मोल कॉन्सेप्ट कंप्लीट होता है, आप क्वेश्चंस कहीं से भी लगाना स्टार्ट कर दो, ठीक है। और अपन अगले क्लास में स्टार्ट करेंगे कंसंट्रेशन टर्म्स, मतलब कि मोलैरिटी, फॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शन, Hello, sir. परसेंटेज मास बाय मास, ये सारी चीजें, ठीक है। हाँ क्या बोल रहे हो? सर आपका व्हाट्सएप नंबर क्या है? और आपको ग्रुप में मिल जाएगा। ओके सर। ठीक है, ग्रुप में देखना, अगर नहीं मिलता है तो फिर सत्या सर से आप लोग मांग लेना, वैसा ठीक है, उनसे मांग लेना, मिल जाएगा, ठीक है। ओके चलिए, ओके, टेक केयर, बाय। थैंक यू Thank you, सर। sir. थैंक यू सर। Thank you, sir.